मैंने एक हाव मोन की रिच हेयरेस से शादी की थी, लेकिन शादी के दूसरे ही दिन नौकरानी मुझे उठाकर घर साफ करने के लिए बुलाने आ जाती है, जिस पर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इतना बड़ा हावमोन फैमिली होकर भी क्या दामाद से झाड़ू लगवाया जाता है। कहीं शादी के तुरंत बाद मुझे दबाने की कोशिश तो नहीं हो रही, या फिर नौकर लोग अपने मालिक की तरफ से जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं। जिस पर जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर नीचे देखता हूँ, मैं पूरी तरह स्टंड रह जाता हूँ, क्योंकि जमीन पर हर तरफ सिर्फ बैंक कार्ड ही बैंक कार्ड पड़े होते हैं। तभी नौकरानी कहती है, यंग मास्टर, ये सब ओल्ड मैडम ने पहले से तैयार करवाया था। मुझे लगा शुभ समय निकल न जाए, इसलिए मैं आपको जल्दी बुलाने आ गई। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आता। जिस पर वो फिर कहती है, ओह सही है, शायद यंग मास्टर को यहाँ की ट्रेडिशन नहीं पता। शादी के दूसरे दिन सुबह सास अपने दामाद के लिए पैसे रखती है ताकि वो उन्हें झाड़ू से स्वीप करे, लेकिन ओल्ड मैडम को ज्यादा झंझट पसंद नहीं, इसलिए उन्होंने सीधे बैंक कार्ड ही रखवा दिए। आपको बस सिंबॉलिकली थोड़ा सा स्वीप करना है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचने लगता हूँ कि ये कैसी ट्रेडिशन है भाई। अगर रोज सुबह ऐसे बैंक कार्ड स्वीप करने को मिले तो कौन देर तक सोना चाहेगा और कौन उठते ही इरिटेटेड होगा। जिस पर मैं तुरंत झाड़ू उठाता हूँ और कमरे के बाहर पड़े सारे कार्ड स्विप करके अंदर खींचने लगता हूँ। मुझे नहीं पता एक कार्ड में कितना पैसा है, लेकिन अगर एक कार्ड में सिर्फ 10,000 युआन भी हों, तब भी इतने सारे कार्ड मिलाकर लाखों युआन तो बन ही जाते हैं। तभी नौकरानी फिर कहती है, यंग मास्टर, ओल्ड मैडम ने कहा है कि पासवर्ड आपका बर्थडे है। वो कार्ड मुझे थमाती है, लेकिन मैं अभी कुछ बोल भी नहीं पाता कि सामने वाले बेडरूम का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। गुड मॉर्निंग। वो मेरी तरफ देखती है, फिर मेरे हाथों में भरे बैंक कार्ड्स पर नजर डालती है। इतने कार्ड थे कि मैं उन्हें ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। जिस पर वो कैजुअली कहती है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आराम से यूज करो। ये कहकर वो मास्टर बेडरूम में चली जाती है। वैसे भी मैं कोई फॉर्मल होने वाला नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कार्ड लेने वाला था, लेकिन उसी ने बीच में इंटरप्ट कर दिया। जिस पर जैसे ही आंट जांग मुझे कार्ड्स देती है, मैं बिना किसी प्रेशर के सारे कार्ड ले लेता हूँ। इसके बाद मैं कार्ड्स लेकर वापस बेडरूम में जाता हूँ, उन्हें टेबल पर रखता हूँ और फिर फ्रेश होने चला जाता हूँ। जिस पर ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज से मुझे पता चलता है कि वो और मैं दोनों एक ही मेजर में पढ़े थे। इतना ही नहीं, हम दोनों ने देश की टॉप यूनिवर्सिटीज से मास्टर डिग्री भी की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ग्रेजुएशन के बाद ओरिजिनल ओनर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गया था, जबकि मुझे मजबूरी में ऑडिट कंपनी में जॉब करनी पड़ी। ओरिजिनल ओनर को शादी की वजह से 3 दिन की छुट्टी मिली हुई थी, इसलिए फिलहाल उसे काम पर नहीं जाना था। जिस पर मैं सोचता हूँ कि इन 3 दिनों में उसके लेक्चर नोट्स अच्छे से पढ़ लूंगा, ताकि बाद में स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय कोई गलती ना हो। सच कहूँ तो मुझे ओरिजिनल ओनर की ये जॉब बहुत पसंद आती है। वीकेंड की छुट्टी अलग, फेस्टिवल्स की छुट्टी अलग, ऊपर से विंटर वेकेशन और समर वेकेशन भी। अगर सुबह क्लास न हो तो आराम से देर तक सोकर ऑफिस जाओ, शाम को क्लास खत्म होते ही सीधा घर वापस, रात का पूरा टाइम सिर्फ अपना। जिस पर मैं अंदर ही अंदर इमोशनल होकर सोचता हूँ कि पिछले जन्म में मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चरर नहीं बन पाया था। क्या वो मेरी मर्जी थी? नहीं, बस जिंदगी की अलग अलग परेशानियों ने मुझे वहां रुकने नहीं दिया। थैंक यू ओरिजिनल ओनर, सच में बहुत बहुत थैंक यू। इसी बीच मैं फेस वॉश कर रहा होता हूँ कि बगल वाले कमरे से आवाज आती है, जिस पर मैं टूथब्रश मुंह में दबाए बाथरूम से झांक कर देखता हूँ और पाता हूँ कि वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आ चुकी है। जल्दी फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ। उसकी ये बात सुनकर मुझे अजीब सा फील होता है, जैसे हम दोनों काफी समय से साथ रह रहे हों, जबकि सच्चाई ये थी कि ओरिजिनल ओनर और फू युनशु आज से पहले सिर्फ 2 बार मिले थे, पहली बार एंगेजमेंट पर और दूसरी बार शादी में। इसके बाद ब्रेकफास्ट टेबल पर फू युनशु मुझे पूरी तरह इनविजिबल समझती है। वो पूरे समय मुझसे एक शब्द तक नहीं बोलती, लेकिन खाना खत्म होने के बाद वो एक बैंक कार्ड टेबल पर रख देती है। अब से तुम्हारा पॉकेट मनी इसी कार्ड में ट्रांसफर होगा, इसे यूज करना। ये कार्ड तुम्हारे आईडी से बना है, सही है ना? जिस पर मैं अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो जाता हूँ। आखिर रिच फीमेल सीईओ वाली कहानी का पॉकेट मनी सीन भी आ ही गया। सच कहूँ, जब तक पैसा हाथ में आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता वो मुझसे बात करे या नहीं, चाहे वो घर वापस ना आए तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह कहकर फू युनशु सीधा ऑफिस चली जाती है, जिस पर मैं कार्ड उठाकर वापस कमरे में आता हूँ और उसे बाकी स्वीप किए हुए कार्ड्स के साथ रख देता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद क्यूरियोसिटी की वजह से मैं फोन बैंकिंग ऐप खोलता हूँ और उस नए कार्ड को लिंक करने की कोशिश करता हूँ, जिस पर कार्ड तुरंत लिंक हो जाता है। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ, वाह ये रिच हेयर्स सच में काफी थॉटफुल है। आजकल सब फोन पेमेंट यूज करते हैं, इसलिए मेरे आईडी वाला कार्ड बनवाना सबसे आसान तरीका था। लेकिन अगले ही पल बैलेंस देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 2 मिलियन युआन, मतलब हर महीने सिर्फ पॉकेट मनी ही 2 मिलियन युआन है। जिस पर मैं सोचने लगता हूँ कि अगर जिंदगी ऐसी है तो फिर काम करने की जरूरत ही क्या है। अब मेरी क्यूरियोसिटी सिर्फ इस कार्ड तक सीमित नहीं रहती, जिस पर मैं सुबह स्वीप किए गए कार्ड्स में से एक उठाता हूँ और उसे भी ऐप से लिंक करता हूँ। और शॉकिंग बात यह थी कि वो भी इंस्टेंटली लिंक हो जाता है। मतलब मदर इन लॉ ने जो सारे कार्ड दिए थे वो भी ओरिजिनल ओनर की आईडी से बने हुए थे। एक कार्ड में पूरे 6 लाख युआन पड़े थे। इतने सारे कार्ड मिलाकर आराम से 10 मिलियन युआन से ज्यादा बन रहे थे, जिस पर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ओल्ड मैडम को नंबर 6 काफी पसंद है। आखिर चाइनीज लोग 6 को लकी नंबर मानते हैं। इसके बाद मैं मन ही मन ओरिजिनल ओनर से कहता हूँ, भाई सॉरी, लेकिन अब ये सारे पैसे ऑफिशियली मेरे हैं। सारे कार्ड लिंक करने के बाद मैं उन्हें ड्रॉअर में रख देता हूँ
और बाहर घूमने जाने का सोचता हूँ। आखिर पैसे आने के बाद पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है। सुबह से मैं शॉपिंग मॉल जाने का सोच रहा था, लेकिन अभी तक गया नहीं था, जिस पर अब मैं तय करता हूँ कि थोड़ा बाहर जाकर उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया जाए जहाँ पसंद की चीज खरीदते समय प्राइस टैग देखने की जरूरत न पड़े। अगर इस नॉवेल वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होना एक एक्सपीरियंस है तो मैं इस रिच सन इन लॉ आइडेंटिटी के हर बेनिफिट को पूरी तरह एंजॉय करूंगा और इस जिंदगी को खुलकर जीऊंगा। जिस पर मैं फोन उठाता हूँ। यंग मास्टर, क्या आपको कार अरेंज करवानी है? ओरिजिनल ओनर हमेशा खुद ड्राइव करके यूनिवर्सिटी जाता था, लेकिन मेरे पास लाइसेंस होने के बावजूद मैंने जिंदगी में कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ा था। सेफ्टी के लिए मैं तुरंत कहता हूँ, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, कार अरेंज करवा दीजिए। इसके बाद अंकल लियू मुझे फेंगयुआन बिल्डिंग छोड़ने निकल पड़ता है। असल में मैंने किसी से मिलने का प्लान नहीं बनाया था, मैं सिर्फ सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर घूमना चाहता था। तभी रास्ते में अंकल लियू कहता है, यंग मास्टर, ये मॉल हमारे ग्रुप का ही है, क्या अंदर वालों को पहले से इन्फॉर्म कर दूं? जिस पर मैं तुरंत मना कर देता हूँ, नहीं, मैं बस कैजुअली घूमने आया हूँ। इस बिल्डिंग में कुल 28 फ्लोर्स थे। 8वें फ्लोर से ऊपर ऑफिस कंपनीज थीं, जबकि नीचे पूरा लग्जरी शॉपिंग मॉल था। बेसमेंट में पार्किंग एरिया था। पहले 7 फ्लोर्स पर लग्जरी ब्रांड्स, सुपरमार्केट, मदर एंड बेबी स्टोर्स, इंडोर प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट्स, बुक स्टोर, सिनेमा, जिम, क्लोथिंग स्टोर्स, कैफे, कैट कैफे और न जाने क्या क्या था। पूरा मॉल अंदर से बेहद लग्जरियस दिखता है, जिस पर जैसे ही मैं अंदर जाकर एक लग्जरी कार शोरूम की तरफ बढ़ता हूँ, तभी एक मैरिड कपल सीधे मेरी तरफ आते दिखाई देते हैं। टीचर वैन, आप यहाँ कैसे? जिस पर मैं शांत होकर ओरिजिनल ओनर की मेमोरी सर्च करने लगता हूँ। ये आदमी ओरिजिनल ओनर का कॉलिग था, जिसका नाम जियांग हाओ था। उसकी वाइफ की डिलीवरी डेट आने में अब भी 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बाकी था। दोनों यूनिवर्सिटी में एक ही ऑफिस शेयर करते थे, लेकिन जियांग हाओ रेयरली ऑफिस आता था। ज्यादातर वहां सिर्फ मैं ही रहता था, जिस पर उसे हमेशा लगता था कि मैं उसकी जगह कब्जा करके बैठा हूं। उसका सवाल सुनकर मुझे थोड़ा अजीब फील होता है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? जिस पर वो फिर कहता है, क्या तुम शादी की छुट्टी लेकर होम टाउन नहीं गए थे? और शादी करके भी तुमने यूनिवर्सिटी के किसी को लेग को इन्वाइट तक नहीं किया? अब सब लोग गेस कर रहे हैं कि शायद तुम्हारी वाइफ दिखाने लायक नहीं है, इसलिए तुमने किसी को नहीं बुलाया। सब लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर तुम्हारी वाइफ कैसी होगी। असल में ओरिजिनल ओनर ने कभी भी कॉलेग्स को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। किसी को यह तक नहीं पता था कि उसने किससे शादी की है। उसके लिए ये पूरी तरह पर्सनल मैटर था। और वैसे भी अगर वो लोगों से कहता कि उसकी वाइफ फू युनशु है, तो शायद कोई विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल दिनों में ओरिजिनल ओनर बहुत लो प्रोफाइल रहता था। सब लोग यही सोचते थे कि वो किसी ऑर्डिनरी फैमिली से आया है, जबकि सच ये था कि उसका परिवार भी हाईचेंग की एक फेमस हाओमोन फैमिली था। उनकी शादी में आने वाले लोग बिजनेस वर्ल्ड और रिच फैमिलीज के बड़े बड़े लोग थे। कॉलेग्स को इनवाइट न करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि ओरिजिनल ओनर को यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए अभी आधा महीना ही हुआ था। वहां उसका कोई खास जान पहचान वाला था ही नहीं। हालांकि यूनिवर्सिटी के कुछ लीडर्स शादी में आए थे, जिस पर मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, मेरी वाइफ जिंग सिटी में रहती है, मैं होम टाउन नहीं गया था। यह सुनकर जियांग हाओ फिर पूछता है, तो फिर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? नॉर्मली शादी के बाद लोग मैरिज लीव लेते हैं, फिर वो अभी भी काम पर क्यों जा रही है? ये कंपनी देखते ही समझ आ रहा है कि प्रॉपर नहीं है, शादी की छुट्टी तक नहीं देती। इसके बाद वो खुद की कहानी शुरू कर देता है। जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने 3 दिन की मैरिज लीव के अलावा एनुअल लीव भी ली थी। मैं अपनी वाइफ को बाली हनीमून पर लेकर गया था। तुम लोग हनीमून पर नहीं जा रहे क्या? जिस पर मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ और तुरंत समझ जाता हूँ कि असली बात क्या है। उसे बस दूसरों की पर्सनल लाइफ में दखल देना पसंद था, और साथ ही खुद को सुप्रिय साबित करना भी। जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, वो अभी काम में बिजी है। सुबह बता रही थी कि इंटरनेशनल मीटिंग है, करोड़ों के डील पर डिस्कशन चल रहा है। मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए अकेले घूमने निकल आया। फिर मैं आगे कहता हूँ, और फ्यूचर में बच्चे होने के बाद नैनी रख लेंगे। पोस्टपार्टम पीरियड खत्म होते ही बेबी सिटर भी रख सकते हैं। यह सुनकर जियांग हाओ तुरंत पूछता है, तो तुम लोगों ने कन्फाइनमेंट सेंटर भी सिलेक्ट कर लिया होगा? जिस पर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ता हूँ। रिच फैमिलीज में बच्चे खुद कौन संभालता है? वहां तो नैनी और बेबी सिटर रखना नॉर्मल बात है। मेरी ये कैजुअल बातें सीधे उसकी वाइफ के दिल में चुभ जाती हैं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। जिस पर जियांग हाओ का चेहरा तुरंत खराब हो जाता है। अभी नहीं चुना, देख रहे हैं, आज हम बेबी क्लॉथ्स खरीदने आए हैं। इसके बाद वो ऑकवर्ड होकर कहता है, अच्छा टीचर वेन, हम ऊपर 2nd फ्लोर जा रहे हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय। उनके जाने के बाद मैं भी मदर एंड बेबी स्टोर की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं ओरिजिनल ओनर के चाइल्डहुड फ्रेंड के बच्चे के लिए कुछ न्यूबॉर्न सामान खरीदना चाहता था। उसकी वाइफ का अभी हाल ही में पोस्टपार्टम पीरियड खत्म हुआ था, और मजेदार बात यह थी कि जियांग हाओ से मिलने के बाद ही मुझे ओरिजिनल ओनर के उस क्लोज फ्रेंड की याद आई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसी मदर एंड बेबी स्टोर में मेरी मुलाकात जियांग हाओ कपल से दोबारा हो जाएगी। जिस पर मेरा घूमने का मूड थोड़ा खराब हो जाता है। स्टोर काफी बड़ा था, इसलिए मैं सीधे दूसरे सेक्शन में चला जाता हूँ ताकि उनसे दोबारा सामना न हो, वरना फिर उसके सार्कास्टिक कमेंट्स सुनने पड़ते। इसके बाद मैं 1 लाख युआन से ज्यादा की शॉपिंग कर देता हूँ और डिलीवरी एड्रेस अपने दोस्त के घर का दे देता हूँ। फिर मैं गोल्ड स्टोर की तरफ निकल जाता हूँ। असल में ओरिजिनल ओनर को बचपन से ही ब्रांडेड चीजें और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिलते रहे थे, इसलिए उसे गोल्ड ज्वेलरी में
ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं अलग था। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब मैं गोल्ड देखते हुए प्राइस की चिंता न करूं, जिस पर मैं अपने दोस्त के बच्चे के लिए एक गोल्ड लॉन्गेविटी लॉक खरीदता हूं, फिर अपने लिए भी एक गोल्ड ब्रेसलेट ले लेता हूं। बाकी क्लॉथ्स वगैरह खरीदने का मेरा कोई प्लान नहीं था। घर के ड्रेसिंग रूम में पहले से बहुत सारे कपड़े पड़े थे, बाद में खरीद लूंगा। जब मैं घर लौटता हूं तब सिर्फ 11 बजे हुए होते हैं, जिस पर मैं पहले शावर लेता हूं, फिर कैजुअल होम क्लोथ्स पहनकर बाहर आता हूं। तभी अचानक एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाता है। वेंचन, आज तुमने बच्चों के लिए इतना सारा सामान खरीदा। जिस पर मैं हंसते हुए पूछता हूं, तो क्या सबको पसंद आया? सामने से तुरंत जवाब आता है, बहुत पसंद आया, तुमने बिल्कुल हमारी पसंद की चीजें खरीदी हैं। वो टॉय कार तो इतनी प्रैक्टिकल है कि मेरा भी खेलने का मन कर रहा है। फिर वो एक्साइटेड होकर कहता है, और तुमने बच्चों के लिए गोल्ड लॉक भी खरीदा है? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, हाँ, कल मैं खुद लेकर आऊंगा। अरे यार, इतना खर्चा क्यों किया? लेकिन अगले ही पल उसकी गॉसिप मोड चालू हो जाती है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कल रात कैसा रहा? ये सुनकर मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये किस तरफ बात ले जाना चाहता है, जिस पर मैं सीधा बोल देता हूँ, हम दोनों अलग अलग कमरे में सोए थे। सामने वाला तुरंत शॉक हो जाता है, क्या अभी शादी हुई और तुम लोग अलग सो रहे हो? ऐसे तो तुम दोनों में फीलिंग्स डेवलप ही नहीं होंगी। आखिर तुम सोच क्या रहे हो? वो फिर आगे कहता है, तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो कर नहीं रहे, बाद में डिवोर्स का एग्रीमेंट भी नहीं है, तो मैरिड लाइफ कंटिन्यू करनी पड़ेगी ना? क्या तुम सच में फुयुनशु को बाहर किसी और को ढूंढने दोगे? उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह साइलेंट हो जाता हूँ, क्योंकि वो सही कह रहा था। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी। अगर रिलेशनशिप चल सकती है तो नेचुरली उसे आगे बढ़ना ही चाहिए। जिस पर मैं ओरिजिनल नॉवेल की बातें याद करने की कोशिश करता हूँ। ओरिजिनल ओनर और फू युनशु का रिलेशनशिप आखिर कब क्लोज हुआ था? एक्सीडेंट कब हुआ था? बाद में दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप हुई थी या नहीं? लेकिन नॉवेल में इन इंपॉर्टेंट चीजों का कभी डिटेल में जिक्र ही नहीं किया गया था। कॉल कटने के बाद मैं काफी देर तक सोचता रहता हूँ। आखिर मैं ये फैसला करता हूँ कि ये जिंदगी मेरे लिए पूरी तरह नई शुरुआत है, इसलिए मैं किसी जल्दबाजी में नहीं पड़ूंगा, बस अपने दिल की सुनूंगा और अपने पेस पर आगे बढ़ूंगा। दोपहर में मैं बुक्स और लैपटॉप लेकर स्टडी रूम की तरफ जाता हूँ, जिस पर अंदर जाकर मैं नोटिस करता हूँ कि वहां सिर्फ फू युनशु का वर्क स्पेस ही नहीं था, बल्कि एक नया सेक्शन खास मेरे लिए भी तैयार किया गया था। तभी आन जांग समझाते हुए कहती हैं, घर के हर फ्लोर पर स्टडी रूम है। यंग मिस ने सोचा कि आपके काम में भी स्टडी रूम की जरूरत पड़ेगी। वो नहीं चाहती थी कि आपको बार बार स्टेयर्स चढ़ना पड़े, इसलिए उन्होंने ये जगह स्पेशली तैयार करवाई है। वो आगे कहती हैं, सेकंड फ्लोर वाले स्टडी रूम में नॉर्मली यंग मिस काम करती हैं और दूसरा हाफ आपका है। यह सुनकर मुझे थोड़ा सरप्राइज फील होता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि फुयुनशु इतनी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती होगी। जिस पर मैं बिना फॉर्मल हुए सीधे अपने वर्क स्पेस में जाकर बैठ जाता हूँ। लैपटॉप और बुक्स रखते ही आन जांग मेरे लिए फ्रूट जूस रखकर चली जाती है। इसके बाद मैं अकेले बैठकर ओरिजिनल ओनर के प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने लगता हूँ और कुछ देर बाद मुझे एहसास होता है कि उसकी पढ़ाई और मेरी पढ़ाई में ज्यादा फर्क नहीं था, जिस पर मुझे किताबों में लिखा कंटेंट बिल्कुल भी अनफेमिलियर नहीं लगता। आखिर कॉलेज टाइम में मैं हमेशा स्कॉलरशिप लेने वालों में से था, इसलिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे मास्टर डिग्री कंप्लीट किए अभी सिर्फ 2 महीने हुए थे और जॉब ज्वाइन किए भी आधा महीना ही हुआ था। अभी सितंबर का बीच चल रहा था। यही वो समय था जब नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग को भी आधा महीना हो चुका था और अब जल्द ही उनकी रेगुलर क्लासेस शुरू होने वाली थी। लेकिन किसी तरह की गलती ना हो, इसलिए मैं पहले से लेक्चर देने की प्रैक्टिस करने लगता हूँ। इसी बीच नीचे फर्स्ट फ्लोर के लिविंग रूम में फू युनशु ऑफिस से वापस आती है। यंग मास्टर कहाँ है? जिस पर आन जांग जवाब देती है, यंग मास्टर ऊपर स्टडी रूम में है, वो बहुत मेहनती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं उन्हें ड्रिंक देने गई थी, तब वो लेक्चर प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन फू युनशु को शायद ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पर वो कैजुअली कहती है, उन्हें नीचे बुलाइए, मैं उन्हें अपने एक फ्रेंड से मिलवाने ले जा रही हूँ। आन जांग फिर पूछती है, क्या यंग मास्टर को थोड़ा फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए? मैं उनके लिए क्लॉथ्स तैयार कर दूं? नहीं, सिंपल ही रहने दो। इसके बाद आन जांग ऊपर आकर कहती है, यंग मास्टर, यंग मिस वापस आ गई हैं, वो आपको अपने एक फ्रेंड से मिलवाने ले जाना चाहती हैं। मैं अभी आता हूँ। असल में मिरर के सामने लेक्चर प्रैक्टिस करते करते मेरा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। बस मुझे लग रहा था कि अभी भी कुछ कमी बाकी है। जिस पर मैं जल्दी से सामान समेटता हूँ और स्टडी रूम से बाहर निकल जाता हूँ। आनजांग रास्ते में कहती है, शायद यंग मिस के काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कहा है कि ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, आराम से चलिए। ठीक है, थैंक यू आनजांग। इसके बाद मैं बेडरूम में वापस जाकर कपड़े बदलता हूँ। सितंबर के बीच में भी जिंग सिटी का मौसम काफी गर्म था। जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ, फुयुनशु की आवाज सुनाई देती है। कल हमारी शादी थी। मेरा एक लॉयर फ्रेंड है जिंगहाओ, किसी जरूरी काम की वजह से वो शादी में नहीं आ पाया था, इसलिए आज उसने इंसाइट किया कि मैं ट्रीट दूं और तुम्हें भी साथ लेकर आऊं। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूं कि वैसे भी मेरे पास कोई काम नहीं है, साथ जाना बुरा नहीं होगा। असल में मैं उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को थोड़ा और जानना चाहता था। आखिर मुझे ये भी पता लगाना था कि उसके किन लोगों से खराब रिलेशंस हैं, ताकि फ्यूचर वाले कार एक्सीडेंट के बारे में थोड़ा कॉशियस रह सकूं। रास्ते में वो अचानक पूछती है, आज तुम पूरे दिन घर पर ही थे? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, नहीं, सुबह फेंग्युआन बिल्डिंग गया था।
फेंग शाओ के बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदा। इसके बाद कार धीरे धीरे एक शांत इलाके में पहुंचती है। बाहर एक साइनेज लगा था जिस पर रेस्टोरेंट का नाम लिखा हुआ था। फुयुनशु बताती है, ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है, ऑनर हाइचेंग का है और यहाँ के हाइचेंग डिशेस काफी ऑथेंटिक हैं, शायद तुम्हें पसंद आए। फिर वो कार से उतरते हुए कहती है, चलो वो लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं पूछता हूँ, हम दोनों के अलावा और कौन है? वो जवाब देती है, एक मैरिड कपल है, तुम उन्हें देखते ही पहचान जाओगे। और सच में अंदर पहुंचते ही मैं उन्हें पहचान लेता हूँ। वो लेयू कपल थे। दोनों इंटरनेट पर बेहद फेमस ब्लॉगर्स थे। उनका जॉइंट अकाउंट लेयू कपल नाम से था। सभी प्लेटफॉर्म्स मिलाकर उनके 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वांग यू एक लॉयर थी जो इंटरनेट पर लीगल नॉलेज शेयर करती थी। वो अलग अलग केसेस एक्सप्लेन करती थी और जरूरतमंद लोगों को फ्री लीगल हेल्प भी देती थी। वहीं उसका हस्बैंड रेन लई पहले सर्टिफाइड अकाउंटेंट था, लेकिन बाद में फुल टाइम हाउस हस्बैंड बन गया। वो बच्चे संभालने के साथ साथ डेली लाइफ वीडियोस बनाता था और लाइव स्ट्रीम सेलिंग भी करता था, जिस पर मैं अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता हूँ। अच्छा हुआ पढ़ाई के अलावा मैं शॉर्ट वीडियोस भी काफी देखता था, इसलिए इन्हें पहचान गया। इसके बाद फू युनशु मेरा इंट्रोडक्शन करवाती है। ये मेरे हस्बैंड हैं वेन चेन। शायद मुझे तुम दोनों का इंट्रोडक्शन इन्हें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर दोनों हंसते हुए कहते हैं, हेलो ब्रदर इन लॉ। मैं भी मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, हेलो, मैं आप दोनों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने आपके अकाउंट फॉलो भी किए हुए हैं। यह सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। सच में? अरे वाह, ये तो हमारी खुशी की बात है। इसके बाद वांग यू कहती है, कल जब तुम्हारी शादी थी तब मैं कोर्ट में क्लाइंट का केस लड़ रही थी और रेन लई को अपने ग्रैंडफादर की तबीयत खराब होने की वजह से जियांग सिटी जाना पड़ा था, इसलिए हम लोग शादी में नहीं पहुंच पाए। फिर वो मुस्कुराकर कहती है, लेकिन बाकी फ्रेंड्स बता रहे थे कि मिस्टर विन बहुत हैंडसम है। आज देखकर लगता है सच में बिल्कुल जेड ट्री इन द विंड जैसे हैं। इसके बाद वो फू युनशु की तरफ देखकर कहती है, युनशु तुम बहुत लकी हो। जिस पर फू युनशु हल्का ब्लश करते हुए कहती है, हाँ मैं सच में बहुत लकी हूँ। उसकी ये बात सुनते ही मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये पहली बार था जब मैंने उसे ब्लश करते हुए देखा था। इसके बाद वांग यू माहौल बदलते हुए कहती है, चलो पहले ऑर्डर करते हैं, देखो और क्या खाना है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ती है। मुझे पता चलता है कि जो कपल्स रिलेशनशिप या मैरिज में होते हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप भी है। वो लोग कभी कभी साथ हाइकिंग, कैंपिंग और आउटिंग पर जाते रहते हैं। जिस पर रेन लई कहता है, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, बाद में हम सब साथ घूमने चलेंगे। डिनर खत्म होने के बाद हम लोग वापस कार में बैठते हैं। तभी फू युनशु कहती है, ये दोनों घूमने फिरने के मामले में एक्सपर्ट्स हैं। अगर तुम्हें हनीमून के लिए कोई जगह समझ ना आए तो रेन लई से पूछ सकते हो, या फिर जहां जाना हो मुझे बता देना। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैंने गलत सुन लिया हो। हनीमून? अचानक ये टॉपिक कहां से आ गया? और सबसे बड़ी बात, क्या हम दोनों सच में हनीमून पर जाएंगे? जिस पर मैं अंदर ही अंदर इमेजिन करने लगता हूँ कि क्या हम वहां जाकर बस एक दूसरे को ब्लैंक फेस से देखते रहेंगे। तभी वो कामली कहती है, ये मॉम ने अरेंज किया है। मैंने तुम्हारे यूनिवर्सिटी लीडर से बात करके तुम्हारे लिए 1 महीने की छुट्टी अप्रूव करवा दी है। बस अभी तक तुम्हें बताया नहीं था। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टन रह जाता हूँ। सच में ये मदर इन लॉ अल्टीमेट निकली। मैं खुशी से कुछ बोल ही नहीं पाता। उस रात पूरे एक्साइटमेंट की वजह से मुझे नींद ही नहीं आती। आखिर अचानक से 1 महीने की छुट्टी मिल गई थी, जिस पर अगले दिन मैं सीधे सुबह 11 बजे उठता हूँ, फ्रेश होकर आरामदायक क्लोथ्स पहनता हूँ और ड्राइवर से कहता हूँ कि मुझे सीधे मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के घर ले चले। इसी बीच फू युनशु का मैसेज आता है, मुझे अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ रहा है, मैं कल वापस आऊंगी। इन 2 दिनों में तुम अपना सामान तैयार कर लेना। कल शाम हमारी फ्लाइट गैंग सिटी के लिए है। ये पढ़कर मैं अंदर ही अंदर दंग रह जाता हूँ। प्लेन टिकट्स तक पहले से बुक हो चुकी थी। सच में उसकी वर्किंग स्टाइल बेहद फास्ट और एफिशिएंट थी। कल रात मैंने बस इतना कहा था कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो जैसे चाहे अरेंज कर सकती है। और अब हनीमून का पहला डेस्टिनेशन सीधे गैंग सिटी निकल आया। वैसे मुझे भी गैंग सिटी देखने की काफी इच्छा थी। आखिर वो जगह अपनी लग्जरी और नाइट लाइफ के लिए फेमस थी। लेकिन अफसोस, मैं अभी दोस्त के घर से खाना खाकर निकला ही था कि अचानक मदर इन लॉ साइड से एक कॉल आ जाता है, यंग मास्टर, ओल्ड मैडम गिर गई हैं, अभी उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। यह सुनते ही मैं तुरंत कॉल काटता हूँ और सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागता हूँ। जब मैं पहुंचता हूँ तब मदर इन लॉ ऑलरेडी ऑपरेशन रूम में जा चुकी होती हैं, जिस पर सर्वेंट्स मुझे पूरी बात बताते हैं। यंग मास्टर, खाना खाने के बाद ओल्ड मैडम गार्डन में वॉक करने गई थी। वहां कॉर्नर में एक स्ट्रे कैट बैठी थी। उसे देखकर उन्हें दया आ गई और वो उसे खाना देने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन परसों रात बारिश हुई थी, उस कोने की जमीन अभी भी गीली थी। ओल्ड मैडम का पैर फिसल गया और वो गिर गईं। इसके बाद सर्वेंट गंभीर आवाज में कहता है, डॉक्टर ने चेक करके बताया है कि उनकी राइट आर्म फ्रैक्चर हो गई है, राइट लेग भी बुरी तरह कट गई है, तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। यह सुनकर मैं राहत की सांस लेता हूँ कि कम से कम उनका सिर जमीन से नहीं टकराया, बाकी शरीर भी सेफ था, वरना मैं सच में फू युनशु को फेस नहीं कर पाता। सिर्फ सुनकर ही मुझे दर्द फील होने लगता है। आखिर उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। ऐसी उम्र में गार्डन में गिरकर हाथ टूट जाना, उस वक्त उन्हें कितना दर्द हुआ होगा, ये सोचकर ही मेरा दिल भारी हो जाता है। जिस पर मैं मन ही मन सर्वेंट्स पर भी नाराज होता हूँ। इतने बड़े मैंशन में ओल्ड मैडम अकेली कैसे घूम रही थी? किसी को उनके साथ होना चाहिए था। इसी बीच मुझे याद आता है कि फादर इन लॉ
तो इस समय अटलांटिक ओशन के उस पार वेकेशन एंजॉय कर रहे थे और फू युनशु भी बिजनेस ट्रिप पर बाहर गई हुई थी। अगर खबर मिल भी जाती तब भी उसे शाम की फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता, तभी वो वापस आ पाती। जिस पर सबसे पहले वहां पहुंचने वाले इंसान होने के नाते मैं नौकरों और बटलर से सवाल किए बिना नहीं रह पाता। ओल्ड मैडम इस हालत में गिर गईं, पता नहीं उन्हें कितना दर्द सहना पड़ा होगा। उस वक्त कोई भी उनकी मदद करके उस बिल्ली को उठाने क्यों नहीं आया? लॉजिक से देखा जाए तो इतने बड़े रॉयल फैमिली जैसे घर में सिर्फ छोटे से गार्डन की सफाई के लिए भी काफी सारे सर्वेंट्स चाहिए होते हैं। फिर उस वक्त आंगन में मौजूद सर्वेंट्स आखिर गए कहाँ थे? और एक स्ट्रे कैट को ऐसे खुले में घूमने कैसे दिया गया? जिसके बाद दीवार के कोने में जमा पानी भी समय पर साफ क्यों नहीं किया गया? नॉर्मली हमेशा कोई ना कोई मैडम के साथ रहता है, लेकिन आज जब ओल्ड मैडम गार्डन में गई थी तो उनके साथ जाने वाले सर्वेंट को अचानक किसी काम से बुला लिया गया, जिस पर वो थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया। उस वक्त मैं सबके साथ स्टडी कर रहा था, जिस पर मैं तुरंत बोलता हूँ, कौन सी स्टडी? मैंने मॉर्निंग क्लास, वीकली मीटिंग और मंथली रिव्यू के बारे में तो सुना है, लेकिन घर के सर्वेंट्स को खाने के बाद पढ़ाई करवाने की बात पहली बार सुन रहा हूँ। और मैंने तो कभी बटर को सर्वेंट्स को पढ़ाते हुए भी नहीं देखा। जिसके जवाब में वो कहता है, ये सेकंड मैडम का आइडिया था। उन्होंने कहा था कि ओल्ड मैडम का बर्थडे आने वाला है, इसलिए सीक्रेटली बर्थडे सेलिब्रेशन प्रिपेयर करना है ताकि उन्हें सरप्राइज दिया जा सके। इसी वजह से मैंने सोचा कि जब ओल्ड मैडम खाना खाकर आफ्टरनून रेस्ट के लिए जाएंगी तब सबको इस बारे में बताया जाए। यह सुनकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ, ये सेकंड मैडम क्या वही नहीं जो फू युनशु की सेकंड आंट है? और कहानी की फीमेल लीड की माँ भी। बैकग्राउंड स्टोरी में बताया गया था कि उसने सालों पहले फू फैमिली में शादी करने के लिए काफी गलत ट्रिक्स इस्तेमाल किए थे, जिस पर शादी के बाद उसे फू फैमिली में कभी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिली। लेकिन बाद में जब उसकी बेटी हेयर बन गई तब जाकर उसकी जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी। फिर मैं सोचता हूँ, क्या उसकी रिलेशन अपनी मदर इन लॉ के साथ इतनी अच्छी थी? अगर ऐसा है तो फिर बर्थडे पार्टी सीक्रेटली प्रिपेयर करने की जरूरत ही क्या थी? जिस पर मैं गुस्से में बोलता हूँ, हर चीज की प्रायोरिटी होती है। इस मेंशन में तुम्हारा मेन काम ओल्ड मैडम का ध्यान रखना है, बाकी चीजें प्रोफेशनल्स को करने दो। क्या वो फैमिली के पास सर्वेंट्स हायर करने के लिए पैसे कम पड़ गए थे? लेकिन वो फिर कहता है, सेकंड मैडम ने कहा था, जिस पर मैं तुरंत उसे रोकते हुए बोलता हूँ, सेकंड मैडम, तुम सिर्फ उन्हीं की बातें क्यों सुनते हो? क्या उनकी हर बात हमेशा सही होती है? उधर ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जलती हुई ऑपरेशन इन प्रोग्रेस वाली लाइट देखकर मेरा मन और बेचैन होने लगता है। मुझे लगा था कि फू युनशु यहाँ नहीं है और सन इन लॉ भी शायद इन सब बातों की परवाह नहीं करेगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन अभी उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। शायद मेरी जॉब भी अब जाने वाली है। जिस पर बटलर मन ही मन सोचता है, ओल्ड मैडम ने खुद इस दामाद को चुना था और ये सच में उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मेरी बातों के सामने बटलर बस ऑकवर्ड स्माइल देता है और कहता है, उस वक्त हमें लगा कि हम ओल्ड मैडम के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए हमने ज्यादा सोचे बिना सेकंड मैडम की बात मान ली। किसे पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? ये सुनकर मैं मन में सोचता हूँ, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कोइंसिडेंस हो सकती हैं? किताब में फू युनशु की कजन क्या वही सेकंड मैडम की बेटी नहीं थी? और जब वो नई हेयर बनी तभी से सेकंड मैडम का इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा। जिस पर मेरे मन में एक और डरावना ख्याल आता है, कहीं वो कार एक्सीडेंट भी सेकंड मैडम से जुड़ा हुआ तो नहीं था? अगर सच में ऐसा है तो क्या उसने अभी से चाल चलनी शुरू कर दी थी? ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज में उसने हमेशा अच्छे काम किए थे। वो एक हेल्पफुल और ऑनेस्ट इंसान था। फिर उसकी मौत क्या इसलिए हुई क्योंकि उसने कुछ देख लिया था, या फिर किसी का सीक्रेट जान लिया था जिस पर किसी डेंजरस इंसान ने उसे खत्म कर दिया? फिर मैं खुद को समझाता हूँ, मैं बेवजह उन्हें विलेन नहीं बना रहा। आखिर फू युनशु के एक्सीडेंट से सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं के परिवार को हुआ था, जिस पर मैं और ज्यादा सावधान हो जाता हूँ। अगर मेरा अंदाजा सही निकला और मैंने अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सेकंड मैडम के लोग जरूर नोटिस कर लेंगे। फिर शायद अगला टारगेट में बन जाऊं और मेरा भी वही हाल हो सकता है जो ओरिजिनल ओनर का हुआ था। यह सोचकर मैं तुरंत अपने एक्सप्रेशंस कंट्रोल करता हूँ। नहीं, मुझे अपनी फीलिंग्स बाहर नहीं दिखानी चाहिए। फिर मैं बटर से शांत आवाज में कहता हूँ, अगली बार ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले ओल्ड मैडम की सेफ्टी जरूरी है। उनके आसपास हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहना चाहिए और कोर्टयार्ड का हर कोना साफ होना चाहिए। अब जो होना था वो हो चुका था, इसलिए सब बस ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार करते रहते हैं। जिसके बाद मैं पूछता हूँ, फू युनशु को खबर दी गई? जिस पर बटर जवाब देता है, जी, यंग मिस को कॉल कर दिया गया है, वो वापस आने के रास्ते में है। समय ऐसे गुजरता है जैसे पूरा एक सेंचुरी बीत गई हो और आखिरकार डॉक्टर ओल्ड मैडम को ऑपरेशन रूम से बाहर लेकर आता है। जिस पर मैं नोटिस करता हूँ कि ये डॉक्टर फू युनशु का पुराना क्लासमेट है, इसलिए वो मुझे तुरंत पहचान लेता है और कहता है, मिस्टर वेन, ज्यादा चिंता मत कीजिए, ऑपरेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बस बोन फ्रैक्चर हुआ था, इसलिए 3 नेल्स लगाने पड़े। ओल्ड मैडम को थोड़ा दर्द जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन अगर वो अच्छे से रेस्ट करेंगी तो कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगी। मैं राहत की सांस लेते हुए कहता हूँ, डॉक्टर, आपने बहुत मेहनत की, मैं पहले ओल्ड मैडम को देख लेता हूँ। इसके बाद मैं वार्ड में जाकर ओल्ड मैडम के बेड के पास खड़ा हो जाता हूँ। इस वक्त वो अभी भी अनकॉन्शियस थीं
और उनके हाथ में ड्रीप लगी हुई थी। कमरे में मेरे अलावा बटरफिंग, 2 सर्वेंट्स और एक नर्स मौजूद थे, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, इतने सारे लोग पेशेंट के आसपास मत खड़े रहो, इससे उनकी रेस्ट डिस्टर्ब होगी। आप सब बाहर वेटिंग रूम में इंतजार करो। कुछ देर बाद आखिरकार ओल्ड मैडम धीरे धीरे आंखें खोलती हैं, फिर मुस्कुराकर कहती हैं, चिंता मत करो, इंसान की जिंदगी में छोटी मोटी चोट लगती रहती है। लोग कहते हैं कि फ्रैक्चर होना किसी बड़ी मुसीबत को अपने ऊपर लेना होता है, तो समझ लो मैंने अपने लिए एक डिजास्टर टाल दिया। उन्हें देखकर मेरे दिल में अजीब सी वार्मथ महसूस होने लगती है। वो मुझे अपनी रियल मदर से भी ज्यादा करीब लग रही थी, जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मॉम आप सच में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी पिछली जिंदगी की माँ याद आ जाती है। अगर वो गिरकर फ्रैक्चर कर बैठती तो होश आते ही जरूर बोलती, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम लोग सक्सेसफुल होते और मेरे लिए अच्छा घर खरीद देते तो क्या मैं गिरती? मेरी किस्मत ही खराब है। पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन कोई भी बच्चा लॉयल नहीं निकला। फिर मुझे याद आता है कि अभी तक मैं ओरिजिनल ओनर के रियल पेरेंट्स से भी नहीं मिला हूँ। जब वो 6 साल का था तभी उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद दोनों ने जल्दी ही नई फैमिली बना ली। ओरिजिनल ओनर अपने फादर और स्टेप मदर के साथ बड़ा हुआ और उनका रिलेशन भी ठीक ठाक ही था। शादी के वक्त दोनों आए जरूर थे, लेकिन अपने नए पार्टनर और बच्चों के साथ। जिस पर मैं ओल्ड मैडम से कहता हूँ, मॉम आप बस आराम कीजिए, मैं घर जाकर किचन अरेंज करता हूँ और आपके लिए खाना भेजता हूँ। अभी आपको अच्छे से न्यूट्रिशन लेना होगा रितिन। लेकिन वो तुरंत मना कर देती हैं, जरूरत नहीं है, घर में शेफ्स और सर्वेंट्स हैं, वो खुद खाना भेज देंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम बस यहाँ बैठकर मुझसे बातें करो। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, कल तुम दोनों हनीमून पर जाने वाले थे ना? सुना है पहला स्टॉप हार्बर सिटी है। चलो मैं तुम्हें अपनी पुरानी मेमोरीज सुनाती हूँ जब मैं वहां गई थी। जिस पर मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, मॉम अब हनीमून का क्या मतलब? वैसे भी मेरी 1 महीने की छुट्टी है, मैं घर पर रहकर आपकी देखभाल करूंगा। यह सुनकर ओल्ड मैडम हल्का सा हंस देती हैं। वो ऐसी इंसान थीं जिन्हें बीमारी में भी बच्चों की सेवा नहीं चाहिए होती। उल्टा वो चाहती थीं कि हम अपनी हनीमून ट्रिप वैसे ही कंटिन्यू करें जैसा पहले प्लान हुआ था। फिर वो थोड़ा सख्त होकर कहती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से शादी के बाद 1 महीने की छुट्टी मिली है, अब कैसे कह सकते हो कि नहीं जाओगे? मुझे बस फ्रैक्चर हुआ है, कोई बड़ी बीमारी नहीं। यहाँ सर्वेंट्स हैं मेरी देखभाल के लिए, तुम लोगों को यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैं तुरंत बोलता हूँ, कोई बात नहीं मॉम, अभी मेरी विंटर वेकेशन और समर वेकेशन बाकी है, फैमिली से ज्यादा जरूरी भला और क्या हो सकता है। जब आप ठीक हो जाएंगी तब घूमने के मौके फिर मिल जाएंगे, और हनीमून ट्रिप कैंसिल हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में मैं खुद भी फुयुनशु के साथ अकेले हनीमून पर जाने को लेकर थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अब अच्छी बात यह थी कि मेरे पास ना जाने का एक परफेक्ट एक्सक्यूज भी मिल गया था। उधर तभी फुयुनशु हॉस्पिटल पहुंचती है। वो रूम के बाहर ग्लास विंडो से अंदर झांकती है और हमें बातें करते हुए देखती है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या कहा था, जिस पर बेड पर लेटी ओल्ड मैडम लगातार हंस रही थी। फिर वो जल्दी से अंदर आती है और कहती है, मॉम मैं आ गई, अब कैसी तबीयत है आपकी? बहुत दर्द हो रहा है क्या? जिस पर ओल्ड मैडम मुस्कुराकर कहती हैं, अरे नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। जिंदगी में इससे बड़े तूफान देख चुकी हूँ मैं, इतनी सी बात से क्या होगा? यह देखकर मैं चुपचाप बाहर निकल आता हूँ ताकि माँ बेटी आराम से बातें कर सकें। लेकिन जैसे ही मैं बाहर वेटिंग एरिया में बैठता हूँ तभी अचानक एक औरत की तेज आवाज सुनाई देती है। अच्छे भले इंसान को ऐसी चोट कैसे लग गई? तुम लोग काम कैसे करते हो? आंगन का गंदा पानी तक साफ नहीं कर पाए? जिस पर मैं तुरंत आवाज पहचान लेता हूँ, ये सेकंड मैडम थी। उन्हें देखकर मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। वो सच में काफी यंग दिख रही थी, मुश्किल से 40 के आसपास, और ऑनेस्टली कहूं तो उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। फिर वो जल्दी से पूछती हैं, युनशु तुम्हारी माँ कैसी हैं? जिस पर फू युनशु जवाब देती है, मॉम अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आई हैं। मैं बाहर डूबते हुए सूरज को देखता हूँ और सोचता हूँ कि इस वक्त तक शायद किसी ने खाना भी नहीं खाया होगा। तभी फू युनशु कहती है, थोड़ी देर में घर से खाना आ जाएगा। जिस पर सेकंड मैडम तुरंत बोलती हैं, चलो पहले मैं उन्हें देख लूं, इस उम्र में गिरना बहुत तकलीफ देता है। उन्हें देखकर मुझे थोड़ा अजीब फील होता है, क्योंकि वो बहुत जेंटल और काइंड लग रही थी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी मैंने इमेजिन किया था। अंदर जाते ही वो ओल्ड मैडम का हाथ पकड़कर कहती हैं, सिस्टर इन लॉ आप ऐसे कैसे गिर गई? उस वक्त आपके साथ कोई नहीं था क्या? ओल्ड मैडम उस वक्त फू युनशु से बातें कर रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, आओ यहाँ बैठो। जिस पर सेकंड मैडम तुरंत पास बैठ जाती हैं और कहती हैं, जैसे ही खबर मिली मैं तुरंत यहाँ चली आई। अच्छी बात यह रही कि घर में रिब सूप बन रहा था और अभी भी गर्म है, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। फिर वो सूप आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, लोग कहते हैं ना जो खाओ वही शरीर बनता है। थोड़ा सूप पीजिए और थोड़ा मीट भी खाइए, आपकी बोन्स जल्दी रिकवर होंगी। स्मेल कीजिए, कितना अच्छा लग रहा है। जिस पर ओल्ड मैडम खुश होकर कहती हैं, वाह, सिर्फ स्मेल से ही भूख लगने लगी। उन्हें ऐसे देखकर मुझे लगने लगता है कि शायद दोनों का रिलेशन सच में काफी अच्छा था, वरना सेकंड मैडम इतनी जल्दी सूप लेकर यहाँ नहीं आती। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ, क्या मैंने पहले इनके बारे में जरूरत से ज्यादा गलत सोच लिया था? तभी सेकंड मैडम मेरी तरफ देखकर कहती हैं, वेंचन तुमने अभी तक खाना नहीं खाया ना? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, यहाँ मॉम के साथ था इसलिए भूख का ध्यान ही नहीं रहा।
फिर ओल्ड मैडम तुरंत बोलती हैं, जल्दी जाकर खाना खाओ, पहले खाना जरूरी है। जिस पर फू युनशु मेरी तरफ देखकर कहती हैं, चलो। इसके बाद हम दोनों हॉस्पिटल से निकलकर एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। मैं कैजुअली पूछता हूँ, कुछ भी चलेगा, मुझे खाने में ज्यादा चॉइस नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा हेजिटेंट होकर पूछता हूँ, युनशु तुम श्योर हो कि हमें इसी रेस्टोरेंट में खाना चाहिए? तभी रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए हमारे पास आता है और कहता है, यंग मिस, यंग मास्टर, आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? जिस पर फू युनशु कहती है, अंकल लिन, आप अपने स्पेशल डिशेस बना दीजिए और एक पॉट टी भी ले आइए। मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, वैसे ये रेस्टोरेंट किसका है? जिस पर वो जवाब देती है, जो अभी आए थे वही यहाँ के शेफ भी हैं और ऑनर भी। वो मेरे ग्रैंडफादर के डिसिप्लिन हैं। पहले एक हाई क्लास होटल में हेड शेफ थे, बाद में कुछ हुआ जिसके बाद उन्होंने खुद का रेस्टोरेंट खोल लिया और इस रेस्टोरेंट में हाफ इन्वेस्टमेंट मेरे ग्रैंडफादर की है। यह सुनकर मैं थोड़ा शॉक्ड हो जाता हूँ। ग्रैंडफादर पहले शेफ थे? मुझे तुरंत महसूस होता है कि इस कहानी के पीछे जरूर कोई हिडन स्टोरी है, क्योंकि बाहर से सिंपल दिखने वाला ये रेस्टोरेंट अंदर से काफी लग्जरी था और यहाँ की प्राइसेस भी बिल्कुल चीप नहीं थी। जिस पर फू युनशु धीरे से कहती है, हाँ, ग्रैंडफादर कुकिंग स्किल की वजह से ही ऊपर तक पहुंचे थे, लेकिन वो सब पुरानी बातें हैं, उन्हें याद न करना ही बेहतर है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर साफ लग रहा था कि इसमें कोई पेनफुल मेमोरी जुड़ी हुई है, इसीलिए मैं भी टॉपिक बदल देता हूँ। तभी खाना आ जाता है और अंकल लिन मुस्कुराकर कहते हैं, आराम से खाना खाइए। जिस पर मैं बोलता हूँ, थैंक यू अंकल लिन। फिर फू युनशु मुझे खाना टेस्ट करने के लिए कहती है, ट्राई करो, टेस्ट बहुत अच्छा है। यहाँ की सारी वेजिटेबल्स और मीट सबसे फ्रेश होते हैं, सब कुछ अपने फार्म से आता है, बिना पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर के। अगर आगे कभी बाहर का खाना डर्टी लगे तो यहाँ आ जाना। इसके बाद घर लौटते वक्त मैं काफी देर तक सोचता रहता हूँ, फिर आखिरकार बोलता हूँ, कल हार्बर सिटी जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। मॉम हॉस्पिटल में हैं और ऐसे में घूमने जाना सही नहीं लगेगा। जिस पर वो बिना ज्यादा रिएक्शन दिए बस कहती है, अगर नहीं जाना चाहते तो ठीक है। जब हम फिर हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक ओल्ड मैडम सो चुकी थीं। बटर बताता है कि वो काफी देर तक सेकंड मैडम से बातें करती रही थीं, इसलिए जल्दी थक गईं। फिर बटर कहता है, आप दोनों अब घर जाइए, चिंता मत कीजिए। डीन ने स्पेशली 2 प्रोफेशनल केयर टेकर्स भेजे हैं जो शिफ्ट में ओल्ड मैडम का ध्यान रखेंगे। जिस पर फू युनशु मेरी तरफ देखकर कहती है, वांग यू, और बाकी लोग मुझे बाहर चलने के लिए बुला रहे हैं, तुम चलोगे? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, नहीं, मुझे अल्कोहल पीना नहीं आता, मैं घर जाकर रेस्ट करूंगा। जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं अंकल लियू को तुम्हें लेने भेज देती हूँ। फिर कुछ देर बाद वो फोन पर कहती है, ठीक है अंकल लियू, मुझे पता है आप पास ही हैं। इसके बाद वो मेरी तरफ मुड़कर कहती है, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ, तुम भी कम ड्रिंक करना और ड्रिंक करने के बाद ड्राइव मत करना। रात की हल्की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। उस वक्त मुझे अचानक ग्रैंडफादर की कही हुई बात याद आती है, जब कोई तुम्हारी चिंता करता है तभी असली हैप्पीनेस फील होती है। और शायद पहली बार मुझे भी उस हैप्पीनेस का थोड़ा एहसास होने लगता है। उधर फू युनशु की लैश एज हल्के से कांपती है। फिर वो धीरे से जवाब देती है, समझ गई। कुछ देर बाद अंकल लियू आ जाते हैं। वो तब तक वहीं खड़ी रहती है जब तक मैं कार में बैठ नहीं जाता। उसके बाद ही वो खुद ड्राइव करके वहां से निकलती है। उधर बार में पहुंचते ही बाकी लोग उसे देखकर तुरंत वार्म वाटर लेकर आते हैं। आओ आओ, आखिर मैडम आ ही गईं, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बिजी पर्सन को पकड़ना कितना मुश्किल है पता है। जिस पर दूसरा इंसान हंसते हुए कहता है, आज तो तुम्हें कुछ ड्रिंक्स पीनी ही पड़ेंगी। लेकिन फू युनशु तुरंत बोलती है, मेरे हस्बैंड ने कहा है कम ड्रिंक करना। यह सुनते ही बाकी सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। क्या बात है, अब शादी के दूसरे दिन से ही हस्बैंड की बातें मानने लगी। फिर कोई मजाक उड़ाते हुए कहता है, अगर अल्कोहल इतनी बुरी लगती है तो आगे से बार मत आया करो, सीधे डेजर्ट शॉप जाया करो और घर जाकर हस्बैंड के साथ वाइन पीना। यह सुनकर सब लोग फिर हंसने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन सुबह मुझे जियांग हाओ का अचानक फोन आता है, टीचर वेन, तुमने छुट्टी क्यों ली? एक पूरा महीना हनीमून के लिए लीव ले ली। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, जाना है या नहीं ये जरूरी नहीं कि मैं सबको बताऊं। लेकिन मेरी बात सुनते ही वो तुरंत भड़क जाता है, सेमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है और तुमने लीव ले ली। डिपार्टमेंट हेड ने मेरी और एक दूसरे टीचर की क्लासेस तुम्हारे ऊपर डाल दी हैं। तुम्हें पता भी है तुमने हम पर कितना बर्डन डाल दिया। जिस पर मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता हूँ, मैंने इस बारे में ऑनेस्टली नहीं सोचा था। वैसे भी छुट्टी तो हर कोई लेता है और ये अरेंजमेंट स्कूल मैनेजमेंट ने किया है, मैंने नहीं। लेकिन वो गुस्से में बोलता रहता है, मुझे लगता है तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। क्या इसलिए क्योंकि मेरी वाइफ डिलीवरी के करीब है और मैं लीव लेने वाला था? तुम्हें डर था कि तुम्हें मेरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, इसलिए पहले ही छुट्टी लेकर सारी क्लासेस मेरे सिर पर डाल दी। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर इरिटेट हो जाता हूँ। क्या मैं बैकडोर एंट्री लेकर आया हूँ और ऊपर से जानबूझकर क्लासेस भी उस पर डाल रहा हूँ? बिना सच जाने वो इतनी नेगेटिविटी के साथ मेरे बारे में सोच रहा था। सच में पता नहीं कैसे इंसान है ये। तभी अचानक एक आवाज आती है, सन क्या कर रहे हो? जिस पर मैं फोन नीचे रखकर जवाब देता हूँ, मॉम, आज सुबह जियांग हाओ ने अचानक कॉल किया था। उसने ना सिर्फ ये कहा कि तुम बैकडोर रिलेशन से अंदर आए हो, बल्कि ये भी बोल दिया कि तुमने अपनी सारी क्लासेस उस पर डाल दी। वो खुद को समझता क्या है? आखिर वो तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? जिस पर मॉम काफी गुस्से में बोलती रहती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आराम से बात करके सॉल्व नहीं कर सकता था क्या? कुछ क्लासेस ही तो हैं, उन्हें एडजस्ट किया जा सकता है। तुम रुको, अभी मैं तुम्हारे लिए बात करती हूँ। इसके बाद वो तुरंत फोन उठाती हैं और प्रिंसिपल को कॉल कर देती हैं। ओल्ड सू,
ये काम तुमने ठीक से हैंडल नहीं किया। मेरा सन इन लॉ छुट्टी ले रहा था तो क्वाइटली नोटिस दे देते। अब पूरा स्कूल जान गया कि उसने हायर मैनेजमेंट के थ्रू लीव ली है, और वो एक्स्ट्रा क्लासेस उस टीचर को क्यों दे दी जिसकी वाइफ डिलीवरी लीव पर है। मैं कोई स्पेशल प्रिविलेज मांग नहीं रही, लेकिन तुम भी जानते हो ना मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी कितनी मुश्किल से हुई है। क्या उन्हें थोड़ा टाइम साथ बिताने की जरूरत नहीं? अगर बॉन्डिंग ही नहीं होगी तो बच्चे कैसे होंगे? ये सुनकर मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता हूँ, लेकिन मॉम बिना रुके बोलती रहती हैं, दोनों अभी तक अलग अलग रूम में सोते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं चिंता ना करूं तो कौन करे? और वैसे भी फू ग्रुप हर साल स्कूल को 50 मिलियन डोनेट करता है। मेरा सन इन लॉ थोड़ी सी छुट्टी ले ले तो क्या प्रॉब्लम है? उन 2 टीचर्स को एक्स्ट्रा पेमेंट दे दो, मामला वहीं खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात भी सॉल्व नहीं कर सकते क्या? जिस पर सामने वाला शायद तुरंत मान जाता है। फिर मॉम आखिर में कहती हैं, ठीक है, तुम किसी को बोलकर शेड्यूल फिर से अरेंज करवा दो। फोन रखने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती हैं, चिंता मत करो, प्रिंसिपल शू सब ठीक कर देगा। मैं मन ही मन सोचने लगता हूँ, पहले मुझे रिलेशन यूज करके ऊपर आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब ऑनेस्टली कहूँ तो ये 1 महीने की आरामदायक छुट्टी मुझे बुरी भी नहीं लग रही थी। फिर मैं सोचता हूँ जब वापस स्कूल ज्वाइन करूंगा तब उन दोनों टीचर्स को गिफ्ट जरूर दूंगा, कम से कम ग्रैटिट्यूड तो दिखाना चाहिए। इसके बाद मॉम कहती हैं, चलो मुझे बाहर थोड़ा वॉक करवा दो, आज मौसम अच्छा है। जिस पर मैं तुरंत उनका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता हूँ। आज आसमान में बादल थे, धूप भी नहीं थी, इसलिए वेदर काफी कंफर्टेबल लग रहा था। फू फैमिली की ओल्ड विला एक शांत इलाके में थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि वहां से हॉस्पिटल और स्कूल दोनों ज्यादा दूर नहीं थे। मैं धीरे धीरे ओल्ड मैडम को सपोर्ट करते हुए शांत रास्ते पर चलाता हूँ। तभी वो अचानक बोलती हैं, चैन, मुझे पता है तुम दोनों अलग अलग रूम में सोते हो, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई हूँ, ये जरूर युनशु का आइडिया होगा। फिर वो थोड़ा नाराज होकर कहती हैं, इन दिनों वो बहुत बिजी थी और मैं अभी हॉस्पिटल से वापस आई हूँ, लेकिन आज रात जब वो आएगी ना तो मैं उसे जरूर डांटूंगी। नई नई शादी के बाद कौन अलग रूम में सोता है? यह सुनकर मैं तुरंत पैनिक हो जाता हूँ, क्योंकि अलग सोने का आइडिया तो ओरिजिनल ओनर का था। अगर सारी ब्लेम फू युनशु पर चली गई और उसने सच बता दिया तो मेरी पोल खुल जाएगी। लेकिन मेरी चुप्पी देखकर ओल्ड मैडम उल्टा इमोशनल हो जाती हैं। तुम्हारा नेचर सच में बहुत अच्छा है, हर बात में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और शिकायत भी नहीं करते। आज रात मैं उसे बोलूंगी कि वो तुमसे प्रॉपरली अपोलोजाइज करे। जिस पर मैं जल्दी से कहता हूँ, मॉम, इसकी जरूरत नहीं है, शादी से पहले हम बस एक बार मिले थे, नेचुरली हमें एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा और उसका काम भी बहुत बिजी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वैसे भी युनशु ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। लेकिन ओल्ड मैडम गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, तुम लोगों को जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे है। देखो, हमारी उम्र हो चुकी है, अब बस यही इच्छा है कि बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रेन हमारे आसपास हों। तुम्हारे फादर भी अगर ग्रैंड चिल्ड गोद में उठा लें तो शायद हर वक्त ट्रैवल करने की जिद छोड़ दें। फिर वो धीरे से बोलती हैं, असल में हम बूढ़े हो गए हैं, नहीं तो हम तुम्हें इतना फोर्स नहीं करते। पहले हमें लगता था कि बच्चे खुश रहें, वही काफी है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कुछ अधूरे रिग्रेट्स दिल में रह जाते हैं। जिस पर वो हल्की आवाज में कहती हैं, हमारे घर में कोई थ्रोन तो नहीं है इनहेरिट करने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, आखिर उसे बाहर वालों के हाथ में कैसे जाने दें? यह सुनकर मुझे महसूस होता है कि उनकी बात बिल्कुल गलत भी नहीं थी। फू फैमिली सच में एक टॉप वेल्थी फैमिली थी और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी नेचुरली इनहेरिटेंस इश्यू बन सकती थी। ओल्ड मैडम और ओल्ड मास्टर के पास सिर्फ फू युनशु ही थी, इसलिए उनका चिंतित होना भी नॉर्मल था। लेकिन आयरनी ये थी कि ओरिजिनल स्टोरी में आखिरकार सारी प्रॉपर्टी सेकंड ब्रांच के हाथ में चली जाती है। फिर ओल्ड मैडम मेरा हाथ पकड़कर कहती हैं, चेन, मुझे पता है तुम मेरी बात समझ रहे हो, मैं तुम्हें अभी डिसीजन लेने के लिए फोर्स नहीं कर रही, मैं बस चाहती हूँ कि तुम इस मैरिज को सीरियसली लो। शादी कोई ऐसी चीज नहीं कि मुश्किल आते ही डिवोर्स कर लो। हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहती हैं, और एक बात साफ कहूंगी, इस फैमिली को हीयर्स चाहिए। तुम्हें पता है ना इस प्रॉपर्टी पर कितनी नजरें लगी हुई हैं। मैंने और उसके फादर ने ये सब जीरो से शुरू किया था, यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। इसके बाद वो फू युनशु के चाइल्डहुड के बारे में बताने लगती हैं। जब वो छोटी थी तब उसे अपने ग्रैंडफादर के साथ कुकिंग करना बहुत पसंद था। प्राइमरी स्कूल में उसका सपना शेफ बनने का था, लेकिन उसके फादर ने उसे काफी डांटा। उसके बाद जानबूझकर उसे बिजनेस नॉलेज सिखाई गई ताकि वो फ्यूचर में इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सके। फिर वो धीरे से कहती हैं, मुझे अपनी बेटी पर बहुत दया आती है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसे उसे उठाना ही पड़ेगा। मैं चुपचाप बैठकर उनकी सारी बातें सुनता रहता हूँ। मेरे दिल में अजीब सी फीलिंग उठने लगती है। अब मुझे समझ आने लगता है कि जब उस दिन मैंने ग्रैंडफादर का जिक्र किया था तब फू युनशु का एक्सप्रेशन अचानक क्यों बदल गया था। शायद उसके चाइल्डहुड की सारी प्रेशर और मेमोरीज उसी से जुड़ी हुई थी, और शायद इसी वजह से वो बच्चे भी नहीं चाहती थी। जिस पर मैं धीरे से जवाब देता हूँ, मॉम, आपकी सारी बातें मैं समझता हूँ, लेकिन हमारी शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, हमें थोड़ा समय चाहिए एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने के लिए। और बच्चे की बात, वो सिर्फ चाहने से तुरंत नहीं हो जाता, हम दोनों अभी मेंटली तैयार नहीं है। लेकिन ओल्ड मैडम तुरंत बोलती हैं, मैंने तुम दोनों की प्रीमारियल हेल्थ रिपोर्ट देखी है, दोनों बिल्कुल हेल्दी हो, और लड़का लड़की अगर लंबे समय तक साथ रहें तो फीलिंग्स अपने आप डेवलप हो जाती हैं, इसलिए जल्दी बच्चा होना ही सबसे अच्छा है। उनका सीरियस एक्सप्रेशन देखकर मैं पूरी तरह निरुत्तर हो जाता हूँ। उस रात आखिरकार फू युनशु को वापस बुला लिया जाता है, जिस पर ओल्ड मैडम सख्त आवाज में कहती हैं, तुम दोनों अपने रूम में जाओ
और थोड़ा रिलेशनशिप इंप्रूव करो, चाहे सिर्फ बैठकर बातें ही क्यों ना करो। फू युनशु शायद उन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो क्वाइटली उठती है और मुझे साथ आने का इशारा करती है। मैं रूम में जाकर कैजुअली सोफा पर बैठ जाता हूँ और फोन चलाते हुए शाम की सारी बातें सोचने लगता हूँ। डिनर के वक्त ओल्ड मैडम ने फू युनशु को काफी डांटा था। उन्होंने कहा था कि वेडिंग नाइट पर उसे मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन पूरी बात सुनने के दौरान फू युनशु ना तो कुछ डिनाई करती है और ना ही कोई एक्सप्रेशन दिखाती है। वो बस चुपचाप सब सुनती रहती है, जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ शायद वो इस बात को सीरियसली नहीं ले रही। तभी अचानक वो मेरी तरफ देखकर पूछती है, आज मॉम ने तुमसे काफी बातें की ना? मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, मैं उन्हें वॉक पर ले गया था, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। बच्चों वाली बात मैं जानबूझकर मेंशन नहीं करता, लेकिन तभी वो सीधा पूछती है, क्या तुमने मॉम से कहा कि मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ? जिस पर मैं तुरंत बोलता हूँ, नहीं, वो तो उन्होंने खुद कहा था। फिर वो मेरी आंखों में देखते हुए पूछती है, लेकिन तुमने उन्हें एक्सप्लेन भी नहीं किया। सही कह रही हो ना? इसके बाद कमरे में कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा जाता है। फिर वो धीरे से पूछती है, तो अब तुम्हारा क्या प्लान है? वापस अलग अलग रूम्स में सोना है या फिर हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी शुरू करें? ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं हो सकता। पिछले जन्म में मैंने कभी किसी से प्यार तक नहीं किया था और न ही कभी उस तरह की कोई चीज एक्सपीरियंस की थी। फो वॉन तो इतनी खूबसूरत और दिल हिला देने वाली है, फिर मैं क्यों मना करूं? बच्चे तो अभी जरूरी नहीं है, लेकिन हस्बैंड वाइफ वाली लाइफ तो हो सकती है। तब हम लोग प्रिकॉशंस यूज कर लेंगे, है ना? लगता है दादी ने इनहेरिटेंस वाली बात भी तुमसे कर ली है। क्या तुम फ्यूचर में होने वाले बच्चे की पोजीशन मजबूत करना चाहते हो? मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस हस्बैंड वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बात कर रहा था। रहने दो, रहने दो, आज मैं सोफा पर सो जाता हूँ। वापस आने के बाद भी एक ही रूम में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मॉम से कह दिया था कि इस चीज की कोई जल्दी नहीं है। आखिर मैंने उस वक्त हाँ क्यों बोल दिया? अब तो मेरी असली रंगीन सोच सामने आ गई। इन 2 सालों में मेरा बच्चा पैदा करने का कोई प्लान नहीं है, और वैसे भी पहले मेरा अलग रूम में सोने का कोई इरादा नहीं था। ये सजेशन तो तुम्हारा था, मैं तुम्हारी राय की रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर तुम सिर्फ मॉम की बात मानकर मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो तो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे किसी को फोर्स करके हस्बैंड वाइफ की ड्यूटी निभाना पसंद नहीं है, और जहां तक हमारी शादी का सवाल है, तुम्हें उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फो और ऑन फैमिली की ये शादी बिजनेस बेनिफिट से जुड़ी हुई है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सुन्न पड़ जाता है। मैं तो यहाँ दूसरी दुनिया में सिर्फ लाइफ एंजॉय करने आया था। मैं बस आज के लिए जीना चाहता हूँ। ये कोई दादी का प्रेशर नहीं है। मैं तो बस मॉम से नॉर्मली बात कर रहा था। उनकी बातें सुनकर लगा कि वो गलत भी नहीं कह रही हैं। अगर तुम फिर भी ऐसा ही सोचती हो तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बार अवॉइड नहीं की जा सकती। जब तक डिवोर्स ना हो, क्या हम हमेशा बिना फिजिकल रिलेशनशिप वाली मैरिज में ही रहेंगे? ये आदमी सच बोल रहा है या बस मुझे खुश करने के लिए बोल रहा है? तभी मैं देखता हूँ कि वो मुझे लगातार बिना पलक झपकाए घूरे जा रही है, जिस पर मैं फैसला करके उसे सीधे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ और फिर गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाता हूँ। इसके बाद मैं उसे धीरे से बेड पर रख देता हूँ। तभी मुझे फील होता है कि उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो चुका है। टेंशन मत लो, आज कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। हम बस फ्रेश होकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तब तक मेरे बगल में कोई नहीं होता। फ्रेश होकर नीचे जाने के बाद वो पूछती है, अब ठीक फील कर रहे हो? इधर आकर बैठो। कल रात अच्छी नींद आई थी? जिस पर मैं कहता हूँ, हाँ बहुत अच्छी। आज सैटरडे है और तुम दोनों को काम पर भी नहीं जाना, कहीं घूमने चले जाओ। हमारे फैमिली का एक रिसोर्ट एरिया है, वहाँ का व्यू काफी सुंदर है। वान तो तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाए तो कैसा रहेगा? मॉम डैड की उम्र अब काफी हो चुकी है, इसलिए कुछ बातें अगर मैं मान सकता हूँ तो मना नहीं करूंगा। बस वो खुश रहें, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे लगा था कि जो चीज वो नहीं करना चाहती उसके लिए कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन फो वानथुर बहुत ही ओबीडियंट डॉटर निकली। माँ बेटी का ऐसा रिश्ता देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं कार की विंडो से बाहर सड़क को देखते हुए पुरानी यादों में खो जाता हूँ। इस दुनिया में आने के बाद दूर रहने वाले पेरेंट्स ने सिर्फ हमारी शादी के दूसरे दिन मुझे एक मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था, इतनी दूर आने की जरूरत नहीं है, नई बहू को वापस घर मत लाना। उसके बाद उन्होंने ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं किया। सच कहूं तो मेरे अंदर हमेशा फैमिली अफेक्शन की कमी रही है, लेकिन ओरिजिनल बॉडी वाले पेरेंट्स का तो पहले ही डिवोर्स हो चुका था। ओरिजिनल ओनर बचपन से ही काफी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा था। उस दिन जब मेरे पास कोई काम नहीं था, तब मैंने शादी के बाद पेरेंट्स द्वारा दिए गए एसेट्स का हिसाब लगाया। अगर सबको कैश में बदलें तो करीब 100 मिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी निकलती है। कैश के अलावा उसमें बहुत सारी रियल एस्टेट और कंपनी शेयर्स भी शामिल हैं। मतलब अगर मैं फो फैमिली पर डिपेंड ना भी करूं तब भी पूरी जिंदगी आराम से काट सकता हूं। हालांकि ओरिजिनल ओनर अपने पेरेंट्स के करीब नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे देने वाली चीजों में कभी कमी नहीं छोड़ी। फिर मुझे अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं। वो तो मेरी कॉलेज फीस तक नहीं दे पाए थे। पूरा खर्च मैंने खुद पार्ट टाइम जॉब्स करके निकाला था। जॉब मिलने के बाद भी मुझे घर पैसे भेजने पड़ते थे। इसी सोच में मुझे पता ही नहीं चलता कि कार रिजॉर्ट की पार्किंग में पहुंच चुकी है, जिस पर वो पूछती है, क्या सोच रहे हो? पहुंच गए हैं?
नीचे उतरते हैं। मैं अपने चेहरे पर हल्का थपथपाता हूँ। पता नहीं क्यों बेकार की बातें सोचता रहता हूँ। अभी की लाइफ इतनी आरामदायक है, मुझे खुश रहना चाहिए। कार से उतरते ही मुझे कुछ बड़े पुराने पेड़ दिखाई देते हैं। तभी मैं रुककर फोटो ले रहा होता हूँ और दूसरी तरफ फोवांतु टिकट काउंटर वाले स्टाफ से कुछ बात कर रही होती है। तभी कोई आवाज देता है, जीजा जी, जिस पर मैं तुरंत पहचान जाता हूँ। ये फो तिन्हा है, फो वैंतु का कजन। सही कहें तो वो सेकंड फैमिली ब्रांच का अडॉप्टेड सन है। नॉवेल में मेंशन था कि नाम तिन्हा जब 6 साल का था तब उसकी रियल फैमिली के साथ एक्सीडेंट हो गया था। बाद में सेकंड मैडम ने उसे अडॉप्ट कर लिया और वो पूरे परिवार का लाडला बन गया क्योंकि वो सबसे छोटा था, ऊपर से क्यूट और ओबीडियंट भी, इसलिए एल्डर्स भी उसे बहुत प्यार करते थे और बड़े भाई बहन भी बचपन से उसे पैम्पर करते आए थे। जिस पर फो वानथुर उससे पूछती है, यहाँ काम कैसा चल रहा है, ज्यादा बिजी तो नहीं रहते? वो जवाब देता है, सब बहुत अच्छा है। जब मैं यहाँ आया तब समर सीजन भी खत्म हो चुका था। थैंक्स सिस्टर, आपने डैड से कहकर मुझे यहाँ काम दिलवाया। मुझे ये जगह बहुत पसंद है। जिस पर वो मुस्कुराकर कहती है, पसंद है तो अच्छी बात है। आज सैटरडे है इसलिए मैं और तुम्हारे जीजा बस थोड़ा घूमने आए हैं। तभी वो एक्साइटेड होकर कहता है, तो फिर मैं आप दोनों को घुमाता हूँ। वैसे भी अभी मैं फ्री हूँ। सिस्टर जीजा, आप दोनों को ऐसे कभी कभी डेट पर निकलना चाहिए। तभी वो हंसते हुए कहती है, हमें तो दादी ने जबरदस्ती भेजा है, नहीं तो हम दोनों कहाँ बाहर निकलते। इसके बाद हम साइट सीइंग कार की पीछे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। टीन हार रास्ते भर व्यूज के बारे में एक्सप्लेन करता रहता है। चारों तरफ का सीनरी बहुत सुंदर होता है और कई लोग खुले मैदान में कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। तभी वो पूछता है, आज आप लोग यहीं रुकना चाहेंगे? यहाँ के ट्री हाउसेस बहुत शानदार हैं। दोपहर में सनसेट दिखता है और रात में स्टार्स भी साफ दिखाई देते हैं। ये सुनकर मैं तुरंत एक्साइटेड हो जाता हूँ। मेरे सामने बना ट्री हाउस पूरा वुडन स्ट्रक्चर का होता है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं और नीचे आने के लिए स्लाइड लगी हुई है। वहाँ एक स्विंग भी टंगा हुआ है। ट्री हाउस की बड़ी सी विंडो पर विंड चाइम्स लटक रही होती हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या हम सच में यहाँ रुक सकते हैं? मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूँ। वो हंसते हुए कहता है, बिल्कुल रुक सकते हैं, ये सब अपना ही है। जीजा जी, आपको जो रूम पसंद आए उसमें रह सकते हैं। जिस पर मैं कहता हूँ, तुम अरेंज कर दो, आज हम यहीं रुकेंगे। इसके बाद वो बताता है कि यहाँ हर दिन लोग सफाई करने आते हैं। अभी मैं किसी को एक्स्ट्रा सामान प्रिपेयर करने के लिए बोल देता हूँ। ये कहकर वो मुझे आंख मारता है। उसका वो विंक देखकर ही समझ आ जाता है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। इसके बाद हम कुछ और जगह घूमते हैं, फिर रेस्टोरेंट जाकर खाना खाते हैं। तभी वो कहता है, सिस्टर जीजा, दोपहर में मेरी मीटिंग है इसलिए मैं आगे आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। ट्री हाउस सब तैयार करवा दिया है, आप लोग पहले जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में घूमना। जिस पर फोवांथुर कहती है, ठीक है, तुम अपना काम देखो, हम दोनों खुद घूम लेंगे। फोवांथु मेरे पीछे चलते हुए हल्के से मुस्कुरा रही होती है। वो मुझे देखते हुए पुरानी यादों में खो जाती है। उसकी पूरी जिंदगी में अगर वो खाना, सोना और पढ़ाई नहीं कर रही होती तो या तो टैलेंट क्लासेस में जाने के रास्ते में होती या फिर कंपनी में काम कर रही होती। मैं हमेशा उन लोगों से जलता था जो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाया करते थे और उन दोस्तों से भी जो स्कूल खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने या शॉपिंग करने चले जाते थे। मेरी यूथ में शायद कोई अच्छी मेमोरीज थी ही नहीं। बाद में जब मैं बड़ा हुआ तब डैड ने धीरे धीरे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथों में दे दी, जिस पर मुझे अपने कंधों पर और ज्यादा प्रेशर फील होने लगा। बस पिछले 2 सालों में ही मैंने अपने नीचे 2 कैपेबल असिस्टेंट्स तैयार किए, जिसके बाद कभी कभी खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल पाता हूँ और फैमिली के साथ ऐसे बाहर घूमने आ पाता हूँ। ये पहली बार है। तभी फोवांथुर आवाज लगाती है, जल्दी इधर आओ, डोर खोलो ना, अंदर जाकर देखना है, जल्दी करो। वानथुर तो निकलने से पहले ही की दे चुकी थी। पता नहीं ये वुमन पीछे क्या कर रही है, लेकिन सच कहूँ जब ये हंसती है ना तब बहुत खूबसूरत लगती है। जिस पर मैं कहता हूँ, जल्दी डोर खोलो। डोर खुलते ही सामने एक बड़ा सा सॉफ्ट बेड दिखाई देता है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ, वहां बेड पर 2 साफ पैजामे रखे होते हैं और उनके बगल में एक छोटा सा बॉक्स भी रखा होता है। ये जरूर उस शैतान फो तिन्हा की हरकत होगी। तभी समझ आता है कि वो बार बार मुझे आंख क्यों मार रहा था। असली मतलब तो ये था। सच में काफी थॉटफुल निकला वो। फोवांथुर की नजर भी उस बॉक्स पर पड़ जाती है। ऊपर से वो काम दिखने की कोशिश करती है लेकिन उसके हल्के लाल हुए चीक्स सब रिवील कर देते हैं। फिर वो कहती है, तुम पहले शॉवर ले लो, वैसे भी तुम रेस्ट करना चाहते थे ना। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ी नींद आ रही है, ऊपर से सुबह भी जल्दी उठ गई थी, अब तो आंखें बंद होने लगी हैं। जिस पर मैं पैजामे लेकर बाथरूम में चला जाता हूँ। नहाकर बाहर आता हूँ तो देखता हूँ कि फोवांथुर सोफा पर बैठकर बुक पढ़ रही होती है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम रेस्ट नहीं करोगी? जिस पर वो जवाब देती है, तुम पहले सो जाओ, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। ये सुनकर मैं सीधे बेड पर लेट जाता हूँ। कुछ ही देर में मेरी आंख लग जाती है और मैं गहरी नींद में सो जाता हूँ। बाद में जब फोवांथुर शॉवर लेकर आती है तो वो भी मेरे बगल में लेट जाती है। तभी अचानक मैं नींद में पलटता हूँ और लगभग अपना हाथ उसके ऊपर रख देता हूँ, जिस पर वो हल्के से सांस छोड़ती है। फिर उठकर वापस सोफा पर जाकर आंखा बुक पढ़ने लगती है। जब मेरी आंख खुलती है तब मैं खुद को बेड के दूसरी तरफ पाता हूँ। मैं तुरंत फोवांथु की तरफ देखता हूँ। तभी वो भी आंखें खोल देती हैं। जिस पर मैं पूछता हूँ, क्या मैं ज्यादा जगह घेर रहा था इसलिए तुम सो नहीं पाई?
अगर चाहो तो मैं फुतिनहा से एक और रूम तैयार करने को कह दूं। जिस पर वो कामली जवाब देती है, जरूरत नहीं है, ये हाई क्लास मैरिज है। अगर हस्बैंड वाइफ का रिश्ता स्टेबल दिखेगा तो दोनों फैमिलीज के बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, वरना बाहर लोग बातें बनाएंगे और कंपनी के शेयर्स पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए बाहर कम से कम थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। रात में मैं बेड पर लेटा हुआ आसमान देख रहा होता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, वांथु, क्या तुम्हें पता है वो वाला कॉन्स्टलेशन बिग बियर है? आधी नींद में वो जवाब देती है, हाँ पता है। जिस पर मैं एक्साइटेड होकर कहता हूँ, तो मुझे दिखाओ ना। करीब 10 मिनट बाद रिजॉर्ट मैनेजर किसी को टेलीस्कोप लेकर भेज देता है। वो वांतु टेलीस्कोप एडजस्ट करके मुझे बुलाती है। मैं जैसे ही उसमें देखता हूँ, मेरी आंखें चमक उठती हैं। ये तो अनबिलीवेबल है, इतना क्लियर दिख रहा है, बहुत सुंदर है। फिर वो मुझे ओरियन कॉन्स्टलेशन दिखाते हुए कहती है, वो 3 स्टार्स जो एक लाइन में हैं, वही उसका बेल्ट है। जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, वांथु, थैंक यू, आज मैंने सबसे खूबसूरत स्टारी स्काई देखा है, और सच कहूँ तुम भी बहुत खूबसूरत हो। अगले दिन फोतिनहा मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आता है। वो लगातार आंख मारते हुए पूछता है, तो कैसा रहा? कल रात मजा आया ना? जिस पर मैं मिल्क का सिप लेते हुए पूछता हूँ, किस बात का मजा? तभी वो ओल्ड लेडी की तरह आंखें झपकाते हुए कहता है, कल रात इतना रोमांटिक व्यू था, छोटा सा हाउस भी परफेक्ट था, तुम दोनों ने कुछ नहीं किया क्या? जो चीजें मैंने प्रिपेयर करवाई थी उनका इस्तेमाल हुआ या नहीं? जिस पर मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, कल हम दोनों बहुत थक गए थे, शॉवर लेने के बाद सीधे सो गए। पूरा दिन रिसॉर्ट में घूमने के बाद किस में ताकत बचती है? लेकिन असल में मैं बाथरूम में जाकर कोल्ड शॉवर ले रहा था। बाहर आने के बाद मैंने देखा कि फोवंथुर असिस्टेंट के साथ फोन पर बात कर रही थी। फिर वो लैपटॉप खोलकर आधी रात तक काम करती रही और मैं टेलीस्कोप से स्टार्स देखता रहा। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, अच्छा अच्छा, मैं तो बस तुम दोनों का रिलेशनशिप और वार्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे लिए पिछली रात सच में अनफॉरगेटेबल मेमोरी बन गई। रिसॉर्ट से वापस आने के बाद फोवांतु मुझसे कहती है, मॉम को उनकी कुछ ओल्ड फ्रेंड्स घूमने ले गई हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों तक ओल्ड मैंशन जाने की जरूरत नहीं है। सच में ओल्ड मैडम भी कम नहीं है, हाथ टूटने के बाद भी उनका घूमने का मन नहीं रुकता। मैं 2 दिन घर में पड़ा रहा और अब बोरियत होने लगी। बुक्स पढ़ने और लेसन प्लान्स देखने के अलावा कुछ करने को नहीं था। ओरिजिनल ओनर शायद हमेशा वर्कआउट मेंटेन करता था, लेकिन मुझे तो टेनिस खेलना ज्यादा पसंद है, क्यों मैं ना किसी को साथ खेलने के लिए बुलाऊं? तभी अचानक फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, भाई बचाओ, क्या हुआ? बच्चा स्कूल चला गया है, मैं बोर्डम से मर रहा हूँ। अगर और घर में बंद रहा तो सच में फंगस लग जाएगी। उस दिन तुम्हारी घूमने वाली फोटोज देखी थी, जेलसी से पागल हो गया था, लेकिन वीकेंड में बच्चा घर पर था, इसलिए कहीं जा नहीं पाया। ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। इसका मेंटल स्टेट देखकर लगता ही नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई है। सच में जैसे नींद में पड़े इंसान को पिलो मिल जाए। फिर मैं पूछता हूँ, टेनिस खेलने चलेगा? जिस पर वो तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है, बिल्कुल, मेरे घर पर प्राइवेट टेनिस कोर्ट है, वहां आराम से खेलेंगे, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, जैसे चाहो वैसे खेलना। मैं भी तुरंत एग्री कर देता हूँ। वैसे भी प्लेस और प्लेइंग पार्टनर दोनों एक साथ मिल गए, और उसका घर भी हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था, कार से सिर्फ आधा घंटा लगता है। बाद में बस अंकल लियो से कह दूंगा मुझे वहां छोड़ दिया करें। मैं पूरे घर में सूटेबल स्पोर्ट्स क्लोथ्स ढूंढता हूँ, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी समझ आता है कि ओरिजिनल ओनर को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं था, इसलिए उसने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। जिस पर मैं अंकल लियो से मॉल चलने को कहता हूँ। वहां जाकर मैं 2 कंफर्टेबल टेनिस आउटफिट्स खरीदता हूँ और फिर उसके घर पहुंचता हूँ। शुरुआत में हम दोनों आराम से खेल रहे होते हैं, तभी वो हंसते हुए कहता है, अभी तो सिर्फ वार्म अप चल रहा है, अब इस मूव को रोक कर दिखाओ, आज खेलकर बहुत मजा आ रहा है। आपात कब बात आ रही है? वैसे तुमने टेनिस किससे सीखी? कोई प्राइवेट कोच था क्या? जिस पर मैं दिमाग में पुरानी मेमोरीज सर्च करता हूँ। ओरिजिनल ओनर कॉलेज में टेनिस क्लब ज्वाइन कर चुका था। उसने कुछ समय ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन उसे इस गेम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि उसके फैमिली कंडीशंस अच्छे थे, इसलिए प्राइवेट कोच होना कोई स्ट्रेंज बात नहीं लगती। मैं कैजुअली जवाब देता हूँ, कॉलेज में थोड़ा सीखा था। ये सुनकर वो कहता है, लेकिन तुम काफी अच्छा खेलते हो, तुम्हारे मूव्स भी बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं। बाद में तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। जब तुम टेनिस खेलते हो ना, तब बहुत हैंडसम लगते हो। असल में यहाँ आने से पहले उसने मुझे मैसेज किया था, भाई क्या मैं तुम्हारा वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल सकता हूँ? और मैंने बिना सोचे हाँ बोल दिया था। इसीलिए जैसे ही मैं उसके घर में एंटर हुआ, उसने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ देर बाद हम रेस्ट करते हैं, शॉवर लेते हैं, कपड़े बदलते हैं और फिर सोफा पे बैठकर वो वीडियो देखते हैं। तभी वो एक्साइटेड होकर कहता है, भाई तुम बिल्कुल एनर्जेटिक कॉलेज स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। इसके बाद वो मेरी बॉडी की तारीफ करने लगता है। इन लॉन्ग लेग्स को देखो, और ये मसल्स भी। जवान होना सच में कितना अच्छा होता है, और रिच होना उससे भी अच्छा। पैसे हो तो जो चाहो खरीद सकते हो, फ्री टाइम में जिम जा सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, यहाँ तक कि प्राइवेट ट्रेनर भी हायर कर सकते हो। ऐसी बॉडी तो बननी ही थी। फिर मैं हंसते हुए कहता हूँ, लेकिन नामलोई तुम भी काफी हैंडसम हो। तभी नामलोई हंसते हुए कहता है, देखो तो सही, तुम कितने मैस्कुलिन लग रहे हो। हाँ हाँ हाँ, इधर आओ, तुम्हें भी ये मैस्कुलिनिटी फील करवाता हूँ। उसी समय बगल में रखा रिकॉर्डिंग डिवाइस अभी भी ऑन होता है और वो हमारी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। हम लोग के घर खाना खाने के बाद मैं वापस घर लौट आता हूँ। घर आकर मैं दोपहर की नींद लेता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है, तब फोन के शॉर्ट वीडियो ऐप से नोटिफिकेशन आती है कि मेरे पास 99 से ज्यादा अनरीड मैसेजेस पड़े हैं। मैं ऐप खोलता हूँ
तो प्राइवेट मैसेजेस और कमेंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है। तभी पता चलता है कि मेरे जाने के बाद नहम लोई ने वीडियो एडिट करके ऑनलाइन अपलोड कर दिया था। उसने मेरा अकाउंट भी टैग किया था। क्या यही होती है मिलियंस फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर की ताकत? क्या मैं सच में फेमस हो गया हूँ? तभी कई लोग मैसेज भेजने लगते हैं, हैंडसम भाई सामने आ जाओ ना, प्लीज डेली लाइव वीडियोस और अपलोड करो, आंखों को सुकून मिल जाएगा। आपकी बॉडी शेप कमाल की है, थोड़ा जिम टिप्स भी शेयर करो ना। भैया उस टेनिस आउटफिट का लिंक मिलेगा क्या? इतने सारे मैसेजेस देखकर मैं खुद भी घबरा जाता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्लोथ्स कौन से ब्रांड के हैं, कुछ बोल रहे थे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी वही खरीदना चाहते हैं। तभी नेहम लोई मुझे मैसेज करता है, भाई वीडियो देखा, तुम फेमस हो गए हो। अभी अकाउंट खोला तो मैं खुद शॉक हो गया, पहली बार इतने सारे इंटरेक्शंस देख रहा हूँ और लोग तुम्हारे क्लॉथ्स तक पूछ रहे हैं उन्हें। फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछता है, क्या ये वीडियो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो मैं डिलीट कर दूं? जिस पर मैं तुरंत जवाब देता हूं, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं उससे पूछता हूं, अगर मैं फैशन मैचिंग या फिटनेस ब्लॉगर जैसा कंटेंट बनाऊं तो कैसा रहेगा? आजकल शॉर्ट वीडियोस का जमाना है, सच कहूं तो मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूं। जिस पर वो एक्साइटेड होकर कहता है, बिल्कुल कर सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्या पता हूं, अगर तुम शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू कर दो ना तो थोड़े ही समय में फॉलोअर्स एक्सप्लोड कर जाएंगे। नहम लोई की ये बात सुनकर मुझे भी लगने लगता है कि शायद पॉपुलैरिटी का रास्ता सच में खुल चुका है। उसी समय फो ग्रुप की बॉस फोवांथुर मीटिंग खत्म करके एलिवेटर से बाहर निकलती है। तभी सेक्रेटरी रूम के पास से गुजरते हुए वो कुछ लोगों की बातें सुन लेती है। तुम लोगों ने नहम लोई का नया वीडियो देखा? उसके साथ टेनिस खेलने वाला लड़का इतना हैंडसम है कि कमेंट्स में लोग पागल हो रहे हैं। दूसरी लड़की बोलती है, हाँ देखा, नहम लोई ने उसका पर्सनल अकाउंट भी टैग किया है, लेकिन उसके अकाउंट पर अभी ज्यादा कुछ नहीं है। फिर कोई कहता है, कमेंट्स में लोग पूछ रहे थे कि उसका गर्लफ्रेंड है या नहीं, लेकिन नहम लोई ने रिप्लाई किया कि वो मैरिड है। पता नहीं किस लड़की की किस्मत इतनी अच्छी है। दूसरी तुरंत बोल पड़ती है, उसका टेनिस आउटफिट देखा, लेटेस्ट लग्जरी ब्रांड वाला था और उसकी बॉडी सीरियसली परफेक्ट थी। मुझे तो लगता है उसके एब्स भी होंगे। और मैंने तो किसी को ये भी कहते देखा कि वो किम डे यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है। ये सब सुनने के बाद फो वांथू वापस अपने ऑफिस में चली जाती है। फिर वो ऐप खोलती है जिसे वो बहुत कम इस्तेमाल करती थी। उसे याद आता है कि पहले जब वू और नेहम लोई ने अपना अकाउंट बनाया था तब उन्होंने ग्रुप में मैसेज करके सबसे फॉलो करने को कहा था। उस वक्त उसने शायद अपने दूसरे अकाउंट से उन्हें फॉलो किया था, लेकिन उसके बाद कभी ऐप खोला ही नहीं। वीडियो ढूंढना आसान था क्योंकि थंबनेल में साफ मैं और नहम लोई टेनिस खेलते दिखाई दे रहे थे। वीडियो देखते हुए फो वांथू को खुद एहसास नहीं होता कि उसकी नजरें लगातार मुझ पर टिकी हुई हैं। उस रात जब वो घर लौटती है तब मैं सोफा पर बैठा होता हूँ। फिर मैं पूछता हूँ, वांथू अगर मैं घर पर वीडियोस बनाऊं तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जिस पर वो पूछती है, अचानक वीडियोस बनाने का मन कैसे हुआ? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, 1 महीने से घर पर हूँ, खाली बैठे बैठे बोर्डम होने लगी थी, इसीलिए सोचा कुछ नया ट्राई करूं। वो शांत आवाज में कहती है, अगर ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन पहले से मेंटली तैयार रहना, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे और खुद पर ज्यादा प्रेशर मत लेना। असल में वो कहना चाहती थी कि हमारे घर में तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर शायद उसे लगा कि ऐसा कहना मेरी रिस्पेक्ट कम करना होगा। मैं समझ जाता हूँ कि वो मेरी चिंता कर रही है, इसलिए मैं हंसकर कहता हूँ, मुझे पता है, मैं इसे बस हॉबी की तरह देख रहा हूँ और इससे नई स्किल्स भी सीखने को मिलेंगी। मैं खुद पर प्रेशर नहीं डालूंगा। अभी तो मुझे इससे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं आराम से वीडियोस बना सकता हूँ। ज्यादा टाइम स्क्रिप्ट्स लिखने, कैमरा एंगल्स और एडिटिंग सीखने में लगा सकता हूँ, तभी तो अपने पसंद का कंटेंट बना पाऊंगा। फिर वो पूछती है, आज तुम नहम लोई के साथ घूमने गए थे? सच कहूं मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। जिस पर मैं पूछता हूँ, तुमने वीडियो देख लिया? तभी अचानक मेरे दिमाग में आता है, कहीं वो ये तो नहीं सोच रही कि मैं अटेंशन मिलने के बाद वीडियोस बनाना शुरू कर रहा हूँ। वो धीरे से जवाब देती है, आज ऑफिस में सब लोग उसी की बातें कर रहे थे, इसलिए क्यूरियोसिटी में देख लिया, लेकिन कमेंट्स पढ़ते वक्त मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। इतने सारे लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे, पता नहीं क्यों दिल थोड़ा अनईजी हो गया। इसके बाद मैं उसे बताता हूँ, नहम लोई ने बच्चे को किंडरगार्टन छोड़ने के बाद मुझे कॉल किया था। वो घर में बोर हो रहा था, वैसे भी मैं टेनिस खेलना चाहता था, तो हम दोनों तुरंत रेडी हो गए। सच कहूं उसके घर का टेनिस कोर्ट बहुत बड़ा है। हम दोनों ने पूरा सुबह खेला, बहुत मजा आया। फिर हम दोनों लिविंग रूम के सोफा पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वांतु पूछती है, तुम्हें टेनिस इतना पसंद है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ, कॉलेज के समय से खेल रहा हूँ, सिखाता हूँ। मास्टर्स के दौरान ज्यादा टाइम नहीं मिला, इसलिए छोड़ दिया था। अब थोड़ा फ्री हूँ तो फिर से शुरू करना चाहता हूँ। फिर मैं उससे पूछता हूँ, वांथु तुम्हें टेनिस खेलना आता है? सुना है वो भी अच्छा खेलती है, कभी हम दोनों कपल्स साथ में खेल सकते हैं। जिस पर वो हल्का मुस्कुराकर कहती है, हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है। मैं तुरंत कहता हूँ, अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। इसी दौरान नाम लोई द्वारा अपलोड किया गया वीडियो लगातार वायरल होता जा रहा था। जब लोग मेरे प्रोफाइल पर आते हैं तो उन्हें मेरा पहला अपलोडेड वीडियो भी दिखाई देता है। वीडियो अपलोड होने के सिर्फ 2 घंटे में ही व्यूज 1 लाख पार कर जाते हैं। फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिस पर मैं एक्साइटेड होकर सोचता हूँ, लगता है मैंने पॉपुलैरिटी का असली कोड पकड़ लिया है। अच्छा हुआ जो मैंने 1-on-1 फिटनेस कोच हायर किया था। पहले ट्रेनिंग सेशन के बाद ही मैंने एक वर्कआउट शेयरिंग वीडियो बना लिया। वीडियो में मैं कुछ आसान एक्सरसाइजेस सिखा रहा होता हूँ। ये वीडियो एक प्रोफेशनल जिम रूम में शूट किया गया था।
वीडियो शूट और एडिटिंग सीखने के लिए मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन किए और ये पूरा प्रोसेस मुझे बहुत अचीवमेंट वाला फील दे रहा था। इसी दौरान एक दिन मुझे लियंगतम का फोन आता है, जो ओरिजिनल ओनर की रियल मदर होती है। वो पूछती है, बेटा अचानक वीडियोस बनाने का कैसे सोच लिया, आजकल काम पर नहीं जा रहे क्या? जिस पर मैं जवाब देता हूँ, मदर इन लॉ ने मुझे 1 महीने की छुट्टी दिलवा दी है। वो थोड़ा शिकायत करते हुए कहती है, पहले तो तुम कहते थे घर बहुत दूर है इसलिए आने की जरूरत नहीं, अब छुट्टी मिली है फिर भी घर वापस आना याद नहीं आया? उनकी बातें सुनकर मेरा दिल थोड़ा भारी हो जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि ओरिजिनल ओनर और उसके पेरेंट्स ज्यादा क्लोज नहीं थे, इसलिए ना वो कांटेक्ट करते थे न मैं। लेकिन आज उनकी चिंता भरी आवाज सुनकर मेरे अंदर कुछ बदल जाता है। मैं फैसला करता हूँ कि मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगा। अब जब मैं इस दुनिया में आ ही चुका हूँ तो ओरिजिनल ओनर के पेरेंट्स को भी अपना फैमिली मानना चाहिए। जिस पर वो खुशी से कहती हैं, ठीक है ठीक है, टाइम मिले तो घर आकर कुछ दिन रुक जाना, मॉम तुम्हारे पसंद का खाना बनाएगी। मैं हल्का मुस्कुराकर जवाब देता हूँ, जी मॉम मुझे पता है। वांतो के घर आने के बाद मैं उसे बता दूंगा। इसके बाद माँ की तरफ से कुछ दिल से निकली हुई बातें सुनने को मिलती हैं, जिस पर पता चलता है कि माँ अपने बेटे को कॉल करती है। वो उसे वीडियो बनाने से रोकना नहीं चाहती है, बस उन्हें डर लगता है कि कहीं वो इन सब नेगेटिव प्रेशर को अकेले हैंडल न करे। हमारे घर ने आज तक कभी जानबूझकर तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं की है। नेटिजन्स तो बस कुछ ही मिनटों में तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन जड़ तक निकाल सकते हैं। जिस पर माँ पूछती है कि क्या तुमने इससे डील करने का कोई तरीका सोच लिया है? जिसके जवाब में वो कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि उसे क्या करना है। ओरिजिनल ओनर वैसे भी बड़े लोगों की दुनिया का यंग मास्टर था। उसकी आइडेंटिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर लोग ज्यादा डींग करें, और ना ही कोई स्कैंडल है जिस पर वो सोचता है कि आखिर डरने वाली बात ही क्या है। बल्कि उसने तो ओरिजिनल ओनर के ग्रैंड पेरेंट्स तक की इन्फॉर्मेशन भी खास तौर पर चेक की थी। पूरे फैमिली की 3 पीढ़ियां अच्छे कैरेक्टर वाली रही हैं, और अब के टाइम में तो ट्रैफिक ही किंग है। क्या पता इससे कंपनी को थोड़ा फायदा ही मिल जाए, शायद उसे एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल जाए। इसके बाद उसके पास ओरिजिनल ओनर के रियल फादर का भी कॉल आता है, जिस पर वो कहते हैं, बेटा वही बात फिर से कहूंगा, जो करना है करो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सीधे मुझे बताना, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर उसे पहली बार ऐसा फील होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके पीछे खड़े रहने वाला कोई है। ओरिजिनल ओनर सच में प्यार की कमी वाला इंसान नहीं था। फिर उसका दोस्त उसकी तारीफ करते हुए कहता है, नाइस है भाई, वीडियो काफी अच्छा शूट किया है, तो अब कंपनी के प्रोडक्ट्स प्रमोट कब कर रहा है? जिस पर वो हंसते हुए कहता है, अरे दीदी को मेरी क्या जरूरत पड़ेगी, मेरी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी की तुलना उन बड़े स्टार्स से कैसे होगी? वो लोग बस एक लाइव स्ट्रीम में करोड़ों की सेल्स कर देते हैं, मैं तो बस मजाक में बोल रहा था। दीदी अगर मुझे सपोर्ट करती है तो वो सिर्फ एक लाइन बोलने भर की बात है। जिस पर सामने वाला कहता है कि उसने ये बात पहले ही उसकी सिस्टर को बता दी है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रॉपरली सिक्योर रखी जाएगी। यह सुनकर वो चैन की सांस लेते हुए थैंक यू बोल देता है। इसके बाद शिया युनझो उसे डिनर के लिए बुलाता है, जिस पर वो आन जांग से कहता है कि आज रात शिया युनझो ने उसे बाहर खाने पर बुलाया है, इसीलिए वो घर पर खाना नहीं खाएगा। साथ ही वो कहता है कि युनशु को भी बता देना ताकि वो जल्दी घर लौट आए। फिर दोनों हॉटपॉट रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जिस पर शिया युनझो कहता है, मैंने स्पाइसी हॉटपॉट और टोमेटो हॉटपॉट दोनों ऑर्डर कर दिए हैं, ये दोनों हमारे फेवरेट हैं। इसके बाद वो उसे गौर से देखते हुए पूछता है, सिर्फ 10-15 दिन नहीं मिले और तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स इतने हैवी कैसे हो गए? जिस पर वो थकी हुई आवाज में कहता है, मत पूछ यार, बच्चा रात भर रोता रहता है, मैं, माँ और नैनी तीनों को शिफ्ट बदल बदल कर रात में उसे संभालना पड़ता है। आजकल मेरी स्लीप पूरी तरह खराब हो चुकी है। आज वाइफ फाइनली बिजनेस ट्रिप से वापस आई है, इसलिए उसे घर पर बच्चे के साथ छोड़कर मैं तुझे बाहर खाने बुला पाया। यह सुनकर वो पूछता है, क्या हर 2 महीने के बच्चे को ऐसा फेज होता है? जिसके जवाब में शिया युनझो कहता है, नहीं, हर बच्चे को नहीं, शायद कुछ बच्चे हाई डिमांड टाइप के होते हैं, लेकिन सुन, मैं और मेरी वाइफ सेकंड चाइल्ड कभी नहीं करेंगे। फिर वो अचानक टॉपिक बदलते हुए पूछता है, वैसे तू आजकल काम पर नहीं जा रहा तो हनीमून ट्रिप जैसा कुछ प्लान क्यों नहीं करता? जिस पर वो कहता है, युनशु की कंपनी में बहुत काम है और मुझे भी लगता है कि अभी कहीं जाना सही नहीं होगा, साथ में रहते हुए थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। यह सुनकर शिया युनझो जोर से हंस पड़ता है, क्या ऑकवर्ड भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के बीच अभी तक कुछ हुआ ही नहीं? यह सुनकर वो तुरंत घबरा जाता है और कहता है, अरे ये हॉटपॉट रेस्टोरेंट है, मेरा घर नहीं, कैसी बातें कर रहा है? जिस पर शिया युनझो आराम से कहता है, रिलैक्स, यहाँ कौन हमारी बातें सुन रहा है, लेकिन सच बोलूं तो ऐसे सेक्सलेस मैरिज में रहना ठीक नहीं है। यह सुनकर वो थोड़ा शर्माते हुए कहता है, इस बारे में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हम किस कर चुके हैं। फिर वो बताता है कि इन दिनों युनशु खाना खाने के बाद सीधे स्टडी रूम में चली जाती है और जब तक वो बेडरूम में लौटती है तब तक वो खुद सो चुका होता है। रिसोर्ट से वापस आने के बाद से उसे ऐसा लग रहा है कि युनशु जानबूझकर उससे दूरी बना रही है। जिस पर शिया युनझो कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो खाना खाकर स्टडी रूम में जाती है तो तू उसका इंतजार नहीं कर सकता? लेकिन वो बात टालते हुए कहता है, छोड़ना, अब खाना खाते हैं। इसके बाद वो घर लौट आता है, जिस पर सर्वेंट उसे देखकर कहती है, यंग मास्टर वापस आ गए। फिर वो बताती है कि ये कॉफी मैडम युनशु के लिए है। ये सुनकर वो पूछता है, इतनी रात में भी कॉफी? जिस पर सर्वेंट बताती है कि मैडम ने खुद प्रिपेयर करने को कहा है, शायद आज इंटरनेशनल मीटिंग है इसलिए देर तक काम करना पड़ेगा। फिर सर्वेंट उससे कहती है कि वो कॉफी ऊपर पहुंचा दे, लेकिन वो खुद कॉफी हटाकर युनशु के लिए वार्म मिल्क तैयार करता है।
इसके बाद वो उसके स्टडी रूम में जाता है और कहता है मिल्क पी लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। जिस पर युनशु पूछती है माँ वापस आ गई? वो कहता है हाँ अभी आया हूँ। नीचे आन जान कॉफी लेकर जा रही थी, लेकिन मुझे लगा रात में कॉफी कम पीनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे मिल्क से रिप्लेस कर दिया। यह सुनकर युनशु मुस्कुरा देती है और कहती है थैंक यू, तुम सच में बहुत थॉटफुल हो। फिर वो पूछती है केक खाओगे मेरे साथ? जिस पर वो हैरान होकर पूछता है केक कहाँ से आया? युनशु बताती है कि रास्ते में बेकरी दिखी तो उसने कैजुअली खरीद लिया। नीचे वाले फ्रिज में तो सिर्फ इंग्रेडिएंट्स भरे पड़े रहते हैं, इसलिए वो केक ऊपर ले आई। यह सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि इस फ्रिज में पहली बार केक रखा गया है, वरना इसमें हमेशा ड्रिंक्स ही रहती थीं। इसके बाद युनशु कहती है कि आज अचानक उसका मन हुआ कि वो उसके साथ केक खाए। जिस पर वो मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर मुझे जेंटलमैन बनकर तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। आज जिम में जो मेहनत की थी वो सब बेकार चली जाएगी। यह सुनकर युनशु पूछती है तो खाओगे या नहीं? जिसके जवाब में वो कहता है खाऊंगा, पहले तुम खाओ। फिर वो केक टेस्ट करते हुए कहता है सच में बहुत टेस्टी है। पता नहीं केक अच्छा है या इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम मुझे खुद खिला रही हो। इसके बाद वो टेबल साफ करने के लिए उठ जाता है और युनशु से कहता है कि उसने सुना है उसकी मीटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक एक कॉल आता है, जिस पर युनशु का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है और वो कहती है क्या? मैं अभी पहुंचती हूँ। यह देखकर वो पूछता है क्या हुआ? जिसके जवाब में युनशु बताती है कि फू नियानैन ने देर रात किसी को मार दिया है और अभी पुलिस स्टेशन में है। इसके बाद वो अपनी असिस्टेंट से कहती है कि आज की इंटरनेशनल मीटिंग ली क्वाओ हैंडल करेगा। फिर वो उससे कहती है कि वो चिंता न करे और जल्दी सो जाए, उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो भी उसे रास्ते में केयरफुल रहने को कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसे नींद नहीं आती क्योंकि फू नियानैन सेकंड मैडम की बेटी और युनशु की कजन है, साथ ही ओरिजिनल स्टोरी की फ्यूचर हायर भी, और अब तक वो उससे कभी मिला भी नहीं था। जिस पर वो क्यूरियोसिटी में उसका नाम इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे फू नियानैन का शॉर्ट वीडियो अकाउंट मिल जाता है। वीडियोस में वो काफी एनर्जेटिक लड़की दिखाई देती है, साथ ही फैक्ट्री वर्कर्स के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिलकर रहती है। फिर एक वीडियो के नीचे कमेंट दिखता है अरे सिस्टर नियानैन, क्या आप अपने ही फैमिली फैक्ट्री में काम कर रही हो? मेहनत करते रहो, सिस्टर युनशु तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देगी, जल्दी ही तुम्हें हेडक्वार्टर्स में बुला लिया जाएगा। जिसके जवाब में फू नियानैन ने लिखा होता है आई लव फैक्ट्री, फैक्ट्री मुझे खुश रखती है। यह देखकर उसे याद आता है कि नॉवेल में एक बार मीटिंग के दौरान फू नियानन ने बताया था कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसे फैक्ट्री में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी काम कराया गया। यानी युनशु ने उसे कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया था, उसने भी नीचे से शुरू किया था। यह सब देखकर उसे लगता है कि सेकंड मैडम, फू शिंगहे और फू नियानैन, ये तीनों लोग काफी अच्छे हैं। अब बस युनशु के सेकंड अंकल ही ऐसे हैं जिनसे वो अभी तक नहीं मिला। लेकिन तभी गलती से उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो फू नियानैन की पोस्ट लाइक कर देता है, जिस पर वो तुरंत फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है कि शायद फू नियानैन ने उसकी लाइक नोटिस कर ली होगी और अब वो ये बात युनशु को भी बता देगी। इसके बाद युनशु का मैसेज आता है अभी तक सोए नहीं, चिंता मत करो, उसने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ऐसा किया था। यह सुनकर वो थोड़ा शांत हो जाता है और युनशु से कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाए। लेकिन जब युनशु रात में लौटती है तब तक उसकी सारी नींद उड़ चुकी होती है। वंस उसकी स्लीप टूट जाए फिर उसके लिए दोबारा सोना आसान नहीं रहता। जिस पर फोवांथु वापस आकर धीरे से पूछती है तुम अभी तक सोए नहीं? जिसके जवाब में वो कहता है नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बस नॉक पड़ रहा था। फिर वो तुरंत पूछ बैठता है वैसे आज रात आखिर हुआ क्या था? जिस पर फोवांथु आराम से कहती है कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जब तक वो नहाकर बाहर आती है तब तक वो आधा सो चुका होता है। फिर फोवांथु आकर उसके बगल में लेट जाती है। शायद पेट के बल सोना अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए नींद में ही वो करवट बदल देता है। लेकिन अगले ही पल उसका पूरा शरीर सीधे फोवांथु के सॉफ्ट बॉडी के ऊपर आ गिरता है, जिस पर वो झटके से जाग जाता है। अब दोनों के चेहरे एक दूसरे से बस कुछ इंच की दूरी पर होते हैं। वो उसकी बॉडी वार्मथ और शॉवर जेल की हल्की खुशबू को साफ फील कर सकता था, जिस पर उसे पिछली बार वाला अनफॉरगेटेबल किस याद आ जाता है। लेकिन इस बार वो तुरंत किस नहीं करता, बल्कि चुपचाप उसके रिएक्शन को देखने लगता है। धीरे धीरे फोवांथुर का चेहरा लाल होने लगता है। यह देखकर उसका हार्ट बीट भी तेज हो जाता है। फिर दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और कमरे का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे रोमांटिक और एम्बिगियस होने लगता है, जिस पर वो धीरे से उसके करीब आता है और उसके लिप्स पर हल्का सा किस कर देता है। इसके बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब तक उसके बगल में सो रही वुमन जा चुकी होती है। वो फोन उठाकर टाइम देखता है और सुबह के 10 बज चुके होते हैं। फिर उसे फोवांथु का मैसेज दिखता है मैं ऑफिस जा रही हूँ, जिस पर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है। वो रिप्लाई करने ही वाला होता है कि तभी उसकी मदर इन लॉ का वीडियो कॉल आ जाता है, जिस पर वो तुरंत कॉल उठाकर कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। यह सुनकर वो हंसते हुए कहती हैं अरे मैंने कहीं तुम्हारी नींद तो खराब नहीं कर दी? जिसके जवाब में वो कहता है नहीं मॉम, मैं भी अभी अभी उठा हूँ। फिर वो पूछता है
आप घर वापस आ गई? जिस पर वो कहती हैं, हाँ आज सुबह ही पहुंची हूँ, दोपहर में यहाँ आ जाना, मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। जिस पर वो तुरंत हामी भर देता है। इसके बाद जब वो पुराने घर के कोर्टयार्ड में पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी मदर इन लॉ किसी आदमी से बात कर रही हैं। पास जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि वो आदमी फोवानथू का सेकंड अंकल है, जिस पर वो पोलिटली ग्रीट करता है। फिर सेकंड अंकल कहते हैं, सुना था तुम्हारी माँ वापस आ गई हैं, इसलिए लिन सिटी लौटने से पहले मिलने आ गया। इसके बाद वो उससे पूछते हैं, आज तुम काम पर नहीं गए? जिस पर उसकी मदर इन लॉ हंसते हुए कहती हैं, अरे अभी अभी तो दोनों की शादी हुई है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा छुट्टी दे दूं। हनीमून पर जाने का भी प्लान था, लेकिन मेरा हाथ टूट गया, इसलिए दोनों मेरे पास रुक गए। यह सुनकर सेकंड अंकल कहते हैं, वैसे भी छुट्टी ले ही रखी है तो घर पर आराम करना बुरा नहीं है, बाद में स्कूल वापस जाकर पढ़ाना शुरू करेगा तो काफी बिजी हो जाएगा। फिर वो अपने बेटे का जिक्र करते हुए कहते हैं, हमारे टीना हा का भी यही हाल है, काम शुरू करो तो फिर एंजॉय करने का टाइम ही नहीं मिलता, रोज इतना बिजी रहता है कि हालत खराब हो जाती है। इसके बाद वो जाने लगते हैं। जिस पर वो कहता है, सेकंड अंकल मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। रास्ते में सेकंड अंकल उससे पूछते हैं, सुना है तुम ऑडिटिंग मेजर पढ़ाते हो? जिसके जवाब में वो कहता है, जी सही सुना आपने। जिस पर सेकंड अंकल कहते हैं, ये फील्ड काफी प्रॉमिसिंग है, तुमने कभी अकाउंटिंग फर्म्स ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा? कुछ फर्म्स तो इतनी अच्छी हैं कि तुम आराम से चूज कर सकते हो। यह सुनकर वो हल्का मुस्कुरा देता है और कहता है, आप मजाक कर रहे हैं, मैं इतना कैपेबल कहाँ हूं, और वैसे भी अकाउंटिंग फर्म्स में बहुत वर्कलोड होता है, मैं थोड़ा स्टेबल और आराम वाला काम चाहता हूँ। हालांकि उसके मन में आता है कि पिछले लाइफ में उसका सबसे बड़ा सपना बिग 4 फर्म्स में जाना था, लेकिन वो इंटर्नशिप तक हासिल नहीं कर पाया था और उसे अच्छे से पता था कि उन बड़ी फर्म्स में कितना प्रेशर होता है। जिस पर वो आगे कहता है, मेरे लिए एक नॉर्मल लेक्चरर बनकर रहना ही काफी अच्छा है। यह सुनकर सेकंड अंकल बस हल्का सा सिर हिलाते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर वो कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद भी वो उनकी बातों के बारे में सोचता रहता है। तभी ओल्ड मैडम उसका हाथ पकड़कर कहती हैं, आगे से अपने सेकंड अंकल से थोड़ा सावधान रहना। जिस पर वो आगे बताती हैं, उसका दिमाग बहुत चालाक है, सामने कुछ और पीछे कुछ और करता है, बहुत केयरफुल रहना। फिर वो पुराने दिनों की बातें बताने लगती हैं। जब मैं और तुम्हारे फादर बिजनेस शुरू कर रहे थे तब ग्रैंडफादर ने हमें कुछ शुरुआती पैसे दिए थे, लेकिन फोकिन वी को लगा कि ग्रैंडफादर उसे इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए उसने भी पैसे मांगे और हमारे जैसा बिजनेस शुरू किया। लेकिन बाद में जब हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तब वो जिद करने लगा कि ग्रैंडफादर ने सीक्रेटली हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया था, इसलिए वो कंपनी का आधा हिस्सा मांगने लगा। उस वक्त ग्रैंडफादर बहुत बीमार थे, तुम्हारे फादर नहीं चाहते थे कि फैमिली फाइट की वजह से वो चैन से आंखें भी बंद न कर पाए, इसलिए उन्होंने कंपनी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। लेकिन बाद में वो उस हिस्से को लेकर सीधे लिन सिटी चला गया और अलग कंपनी शुरू कर दी। हमेशा यही साबित करना चाहता था कि वो हमसे ज्यादा कैपेबल है, लेकिन इतने सालों बाद भी उसकी कंपनी में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। आज वो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था ताकि मेरे थ्रू वानथू पर प्रेशर डाल सके और कुछ प्रोजेक्ट्स अपने लिए ले सके। यह सुनकर उसे भी समझ आ जाता है कि यह आदमी बाहर से काम दिखता है, लेकिन अंदर से काफी नैरो माइंडेड और कैलकुलेटिंग है। फिर ओल्ड मैडम आगे कहती हैं, पहले वो टीन हा को भी फो ग्रुप हेडक्वार्टर्स में भेजना चाहता था, लेकिन टीन हा खुद वहां काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वानथू ने उसे टूरिज्म एरिया में काम दिलवा दिया। अभी उसकी बातों में भी हिडन कंप्लेन थी, वो इनडायरेक्टली ब्लेम कर रहा था कि वानथू ने उसके बेटे को हेडक्वार्टर्स में जगह नहीं दी। जब नयानैन ने ग्रेजुएशन के बाद फैक्ट्री से ट्रेनिंग शुरू की थी तब भी वो लगातार कंप्लेन करता रहता था। उसका हिसाब किताब वाला नेचर तो इतना एनोइंग है कि मैं अब उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहती। इसके बाद वो टॉपिक खत्म करते हुए कहती हैं, बस इतना याद रखना कि तुम्हें अंदर से समझदार रहना है। फिर वो अचानक खुश होकर कहती हैं, मेरी एक फ्रेंड का बेटा ऑक्शन हाउस में काम करता है, कल मैं एक ऑक्शन में गई थी और वहां से कुछ चीजें खरीदी हैं, चलो बॉक्स खोलकर देखो। जिस पर वो बॉक्स खोलता है, अंदर काफी एक्सपेंसिव कलेक्टिबल्स रखे होते हैं। फिर ओल्ड मैडम कहती हैं, इन्हें संभाल कर रखना, मौका मिले तो यूज करना, नहीं तो कलेक्शन बनाकर रख देना, ये सब काफी वैल्यूएबल है। यह देखकर उसे साफ समझ आ जाता है कि ओल्ड मैडम सच में उससे बहुत प्यार करती हैं। फिर वो प्यार से कहती हैं, मुझे पता है तुम अच्छे और समझदार बच्चे हो, लेकिन पूरे दिन मेरे साथ मत बैठे रहा करो, तुम्हारा जो काम है वो करो। जिस पर वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है मॉम, मैं चलता हूँ, आप अच्छे से रेस्ट कीजिए, कल फिर मिलने आऊंगा। इसके बाद वो ड्राइविंग प्रैक्टिस के लिए बाहर निकलता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि आगे जाकर खुद कार चलाकर काम पर जाएगा। लेकिन घर से थोड़ी ही दूर पहुंचा होता है कि अचानक पीछे से कोई उसकी कार में टक्कर मार देता है। जिस पर वो गुस्से में बाहर निकलकर कहता है, तुम गाड़ी चलाना जानते भी हो या नहीं? लेकिन दूसरी कार से एक लड़की बाहर निकलती है और फ्लर्ट करते हुए कहती है, हेलो हैंडसम, वीचैट दे दो ना, हम प्राइवेट चैट में बात कर लेंगे, कार रिपेयर का जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगी। लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो सीधे जाकर कार चेक करता है और देखता है कि पीछे बम्पर दब गया है। जिस पर वो ठंडे चेहरे से कहता है, कोई प्राइवेट चैट नहीं होगा, मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। उसे साफ पता था कि ऐसे प्राइवेट सेटलमेंट बाद में और बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच जाती है और दोनों को गाड़ियां साइड में लगाने के लिए कहती है ताकि मामला सेफली हैंडल हो सके। लेकिन तभी सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है और अगले ही पल फोवानथू जल्दी से बाहर निकलती है। जिस पर वो घबराकर पूछती है, अनथान तुम ठीक हो ना? जिसके जवाब में वो कहता है, मैं ठीक हूँ, गलती सामने वाली की थी, ट्रैफिक पुलिस सब हैंडल कर चुकी है। फिर वो हैरानी से पूछता है,
लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंच गई? जिस पर फो वान तू कहती है, तिन्ह हाँ ने मुझे बताया, मुझे चिंता हो रही थी इसलिए खुद देखने चली आई। ये सुनकर वो मन ही मन सोचने लगता है कि फो तिन्ह हाँ का मुंह सच में बहुत फास्ट है। उसने तो बस कैजुअली उसे मैसेज में एक्सीडेंट का जिक्र किया था, लेकिन उसने तुरंत सारी बात फो वान थू को बता दी। जिस पर वो कहता है, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, तुम्हें इतनी जल्दी भाग कर आने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद हैंडल कर सकता था। जिस पर फो वान थू सीधे कहती है, तुम मेरी कार लेकर वापस जाओ, बाकी का मामला बटर जो हैंडल कर लेंगे। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस दोनों को रिपोर्ट पेपर देकर मामला खत्म कर देती है। फिर वो नोटिस करता है कि फो वान थू का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस है। जिस पर वो पूछता है, क्या हुआ? जिसके जवाब में वो कहती है, आगे से अंकल लियू ही तुम्हें पिक ऑन ड्रॉप करेंगे, तुम्हें खुद ड्राइव करते देख मुझे बिल्कुल भी पीस नहीं मिलता। यह सुनकर वो अंदर ही अंदर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे साफ महसूस होता है कि फो वान थुर सच में उसकी बहुत केयर करती है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि उसकी ड्राइविंग स्किल वैसे भी खास नहीं है, अपनी छोटी सी जान की सेफ्टी के लिए शायद अब खुद ड्राइव न करना ही बेहतर रहेगा। जिस पर वो मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। इसके बाद फिर एक वीकेंड आता है। पिछली बार माँ के कॉल के बाद उसने और फो वान थू ने साथ में हाईथुंग जाकर फैमिली से मिलने का प्लान बनाया था। दोनों ने काफी सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी तैयार किए थे। सबसे पहले वो अपनी मैटरनल फैमिली के घर पहुंचते हैं, लेकिन कोर्टयार्ड में कदम रखते ही उन्हें एक लड़की की लाउड आवाज सुनाई देती है, प्लीज मेरा कार्ड अनलॉक कर दो ना, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ऐसा नहीं करूंगी। जिस पर उसे याद आता है कि ये कॉक किम निगियन है, ओरिजिनल ओनर की बायोलॉजिकल मदर और स्टेप फादर की बेटी। अभी वो 10th क्लास में पढ़ती है और उसका नेचर काफी रिबेलियस है। उसे याद आता है कि पहले इस लड़की ने उससे पैसे मांगे थे, उसने उसे 5,000 युआन ट्रांसफर किए थे, लेकिन उसने उसे भी कम बता दिया। जिस पर उसने दोबारा पैसे भेजने से मना कर दिया था और कहा था कि जाकर अपने फादर से मांगो। अब वो सोचने लगता है कि इस बार आखिर उसने कौन सी ट्रबल क्रिएट कर दी है। तभी सर्वेंट अंदर आकर अनाउंस करता है, मास्टर और यंग मैडम आ गए हैं। यह सुनते ही उसके स्टेप फादर खुश होकर कहते हैं, अरे अंथान और वानथू आ गए। फिर वो कहते हैं, तुम्हारी माँ ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए बाहर गई है, मैं उसे अभी कॉल करके वापस बुलाता हूँ। लेकिन तभी किम नियन मुंह बनाते हुए कंप्लेन करती है, डैड आप कितने बायस्ड हैं, मैं वापस आती हूँ तो आपका चेहरा चिड़चिड़ा रहता है, लेकिन भाई आते ही आप फूल की तरह खिल जाते हो, जबकि रियल डॉटर तो मैं हूँ। जिस पर उसके स्टेपफादर बिना छुपाए कह देते हैं, हाँ मैं बायस्ड हूँ, अगर तुम अपने भाई जितनी समझदार होती तो मैं भी तुम्हारे साथ हंसकर बात करता। यह सुनकर किम नियन तुरंत फो वान थू के पास जाकर बोलती है, सिस्टर इन लॉ मेरी थोड़ी मदद कर दो ना। जिस पर फो वान थू पूछती है, कैसी मदद? फिर वो बड़ी मासूम शक्ल बनाकर कहती है, बस थोड़ा पॉकेट मनी रिचार्ज कर दो। ये सुनते ही फो वान थुर कैजुअली फोन उठाती है। अगले ही पल नोटिफिकेशन आता है, अकाउंट क्रेडिटेड विद 1,00,000 युआन। यह देखकर उसके स्टेपफादर शॉक हो जाते हैं, ये क्या है, किसने तुम्हें 1,00,000 ट्रांसफर किए? जिस पर किम नियन खुशी से चिल्लाती है, सिस्टर इन लॉ ने दिए हैं। और अगले ही पल वो भागते हुए कहती है, डैड ब्रदर सिस्टर इन लॉ स्कूल में काम है, मैं पहले जा रही हूँ। उसके जाते ही उसके स्टेपफादर सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पता नहीं इस बार फिर कौन सी प्रॉब्लम खड़ी की होगी, सुना है ये स्कूल में ग्रेड डायरेक्टर तक से बहस कर रही थी, इसकी क्लासमेट की माँ ने तुम्हारी मॉम को ये सब बताया। ये लड़की रोज बस ट्रबल क्रिएट करना ही जानती है, लगता है मंडे को फिर मुझे जाकर उसके ग्रेड डायरेक्टर से अपॉलॉजी मांगनी पड़ेगी। इसी दौरान उसकी मदर भी वापस आ जाती है और उसे देखकर वो एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि उसकी माँ इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई ये बिलीव ही नहीं कर सकता था कि उनकी उम्र 50 से ऊपर है। फिर वो प्यार से कहती हैं, मुझे लगा था तुम लोग थोड़ा लेट पहुंचोगे। जिस पर वो जवाब देता है, फ्लाइट आधा घंटा पहले लैंड हो गई थी इसलिए जल्दी आ गए। इसके बाद उसकी माँ एक्साइटेड होकर कहती हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाई हूँ, चलो मेरे साथ देख कर आओ। वानथू तुम तब तक यहाँ उसके फादर के साथ बैठो। फिर वो उसे कमरे में ले जाकर फ्रेंच शॉपिंग बैग्स दिखाती हैं, ये सब मैंने पिछली फ्रांस ट्रिप में खरीदा था। जिस पर वो पोलाइटली थैंक यू कहता है। यह सुनकर उसकी माँ मुस्कुराने लगती हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी बच्चे जैसे लगते हो, पहले तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम होती थी तब भी तुम फैमिली को कुछ नहीं बताते थे, हमेशा स्टबर्न बने रहते थे। फिर वो अचानक सीरियस होकर पूछती हैं, कहीं वानथू ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? जिस पर वो तुरंत कहता है, नहीं मॉम, वानथू मेरे साथ बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा लाइफ जी रहा हूँ, सर का हूँ। यह सुनकर उसकी माँ राहत की सांस लेती हैं, मैं बस ये जानना चाहती थी कि शादी के बाद तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, अगर कभी कुछ हो तो मुझे जरूर बताना, सब कुछ अकेले सहते मत रहना। जिस पर वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मैं सच में बहुत खुश हूँ। यह सुनकर उसकी माँ थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं, पता है शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो, पहले तो तुम मेरे साथ बैठकर बातें भी नहीं करते थे, अगर मैं ज्यादा पूछती तो इरिटेट हो जाते। जिस पर वो कहता है, शायद शादी के बाद सोच बदल गई है और इतनी मुश्किल से घर आया हूँ तो ऑब्वियसली आपके साथ अच्छे से बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में खुशी साफ दिखने लगती है, मेरा बेटा सच में बड़ा हो गया है। फिर वो उसे कई क्लोथ्स और ज्वेलरी ट्राई करवाती हैं, साथ ही कहती हैं कि ये सब वंथु के लिए भी खरीदा है, वापस जाते समय सब साथ लेकर जाना। इसके बाद नीचे से उसकी माँ की आवाज आती है, डियर आज लंच मैं खुद बनाऊंगी, बताओ सबको क्या खाना है?
जिस पर उसके स्टेपफादर हंसते हुए कहते हैं, मुझे क्या पसंद है ये तुम्हें नहीं पता क्या? बच्चों से पूछो। फिर वो दोनों से पूछती हैं कि उन्हें क्या खाना है। तभी उसके स्टेपफादर तुरंत कहते हैं, धीरे चलो, अपनी वेस्ट का ध्यान रखो। जिस पर वो हंसते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, तुम हो ना। यह देखकर किम नियन तुरंत कंप्लेन करती है, बस करो आप लोग, इतना डॉग फूड देखकर ही मेरा पेट भर गया। जिस पर उसके स्टेपफादर हंसते हुए कहते हैं, तुम और तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड भी ऐसा कर सकते हो। यह सुनकर वो एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है और बगल में बैठी फो वान थू की तरफ देखने लगता है। सरप्राइजिंगली फो वान थू भी उसी वक्त उसकी तरफ देख रही होती है, जिस पर दोनों के बीच का एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड लेकिन स्वीट हो जाता है। फिर वो जल्दी से कहता है, मॉम, मुझे स्वीट एंड्स और रिब्स और स्टीम्ड फिश खाना है। इसके बाद दोनों पेरेंट्स बातें करते हुए किचन में चले जाते हैं। फिर वो धीरे से फो वान थू से पूछता है, अभी तुम डैड से क्या बात कर रही थी? जिस पर वो कैजुअली कहती है, बस बिजनेस की बातें। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, हमारी शादी तो सिर्फ वेन और फो फैमिलीज के इंटरेस्ट से जुड़ी है, कॉ फैमिली का बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर दोनों के बीच किस बात की डिस्कशन हो रही थी? यह सुनकर फो वान थू थोड़ा सीरियस हो जाती है। डैड ने मुझे सावधान रहने को कहा है। कुछ समय पहले उन्होंने सेकंड अंकल को हाईतान में सीक्रेटली एक सप्लायर से मिलते देखा था। वो सप्लायर हमारे फो ग्रुप की कोर प्रोडक्शन लाइन हैंडल करता है। फिर वो धीमी आवाज में कहती है, ये बात किसी को मत बताना, इससे फो ग्रुप के स्टॉक्स तक अफेक्ट हो सकते हैं। जिस पर वो तुरंत कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो कहता है, वैसे पिछली बार ओल्ड हाउस में मॉम ने भी मुझे सेकंड अंकल से सावधान रहने को कहा था। यह सुनकर फो वान थू कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं इस मैटर की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगी। लेकिन तभी उसे अचानक नॉवेल वाला कार एक्सीडेंट याद आ जाता है। जिस पर वो पूछता है, क्या तुम्हारे सेकंड अंकल बिजनेस के लिए इलीगल काम भी कर सकते हैं? यह सुनकर फो वान थू एक पल के लिए चुप हो जाती है। फिर धीरे से कहती है, तो तुमने भी नोटिस कर लिया। इसके बाद वो बताती है, डैड ने उन्हें हाईतान में कोर सप्लायर से सीक्रेटली मिलते देखा था। वो लोग हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन चेन कंट्रोल करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मॉम ने मुझे पहले भी बताया था कि जब फैमिली शुरू में स्ट्रगल कर रही थी तब सेकंड अंकल इनहेरिटेंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे। अब कुछ लोग सीक्रेटली हमारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि उनका टारगेट फो ग्रुप है। पहले मैं वर्स्ट पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने से बच रही थी, लेकिन अब उनके एक्शंस बहुत ऑब्वियस होते जा रहे हैं। फिर वो उसका हाथ पकड़कर कहती है, वेंथान, ये बहुत डेंजरस है, तुम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व मत होना। मुझे डर है कि वो तुम्हें टारगेट बना सकते हैं। यह सुनकर वो बिना हिचकिचाए कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मॉम भी मुझे फैमिली मानती हैं, मैं कैसे तुम्हें ये सब अकेले हैंडल करने दूं? हम बस थोड़ा केयरफुल रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा जहां भी जाएंगे अंकल लियू को साथ रखेंगे, तब कुछ नहीं होगा। यह सुनकर फो वान थू की आंखों में हल्की वॉर्मथ आ जाती है। इसके बाद वो लोग हाईतान में 2 दिन और रुकते हैं, जिस पर उसकी माँ उसे बार बार याद दिलाती हैं, वान थू पर बहुत काम का प्रेशर है, ध्यान रखना कि वो टाइम पर खाना खाए, उसे हर वक्त सिर्फ कॉफी पीकर मत रहने देना। जिस पर वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं रोज उसे प्रॉपर्ली खाना खिलाऊंगा। फिर उसके स्टेपफादर भी सीरियस होकर कहते हैं, अगर फोक इन्हें वी की तरफ से कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट दिखे तो तुरंत मुझे कॉल करना। राजधानी में अभी भी मेरे कुछ कनेक्शंस हैं जो मदद कर सकते हैं। जिस पर वो सिर हिलाकर कहता है, जी मुझे याद रहेगा। और तभी जाते जाते किम नियन फिर से उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहती है, सिस्टर इन लॉ, अगली बार वापस आओ तो फिर से मेरा बैलेंस रिचार्ज करना मत भूलना। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार अच्छे से पढ़ाई करूंगी। जिस पर किम नियन तुरंत कहती है, अपनी बात याद रखना, अगर प्रॉमिस तोड़ा ना तो अगली बार पैसे नहीं मिलेंगे। जिसके जवाब में वो जल्दी से कहती है, पक्का प्रॉमिस, इस बार जरूर निभाऊंगी। इसके बाद फो वान थू नोटिस करती है कि वो थोड़ा चुप हो गया है। जिस पर वो पूछती है, क्या हुआ? जिसके जवाब में वो हल्की स्माइल के साथ कहता है, बस यही सोच रहा हूँ कि घर की प्रॉब्लम्स की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स को भी टेंशन लेनी पड़ रही है। ये सुनकर फो वान थू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हम फैमिली हैं, इसमें तुम्हारा और मेरा क्या अलग, और वैसे भी मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोड़कर तुम्हें ज्यादा प्यार करते हैं। जिस पर दोनों सामने देखते हैं, उसके पेरेंट्स खुशी खुशी बातें कर रहे होते हैं। यह देखकर फो वान थू हल्का हंस पड़ती है और कहती है, तुम्हारी स्वीट टॉकिंग स्किल काफी डेंजरस है। इसके बाद दोनों वापस हाईतान लौट आते हैं। जैसे ही वो ओल्ड मैंशन में एंटर करते हैं, उसकी माँ तुरंत खुशी से उसके पास आ जाती हैं। अंथन, आखिर तुम वापस आ गए, जल्दी आओ, मुझे देखने दो तुम पतले तो नहीं हो गए। फिर वो उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती हैं, हाईथन में तुम ठीक से खाना नहीं खाते क्या? तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी पहले से खराब लग रहा है। जिस पर वो हेल्पलेस होकर हंस देता है, मॉम मैं बिल्कुल भी पतला नहीं हुआ, रोज इतना खाता हूँ कि पेट भर जाता है, बल्कि वान थू ज्यादा बिजी रहती है, आपको उसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ तुरंत फो वान थू की तरफ देखने लगती हैं, तुम भी खुद को इतना मत थकाया करो। फिर वो प्यार से कहती हैं, आज रात किचन में तुम दोनों की फेवरेट डिशेस बनवाऊंगी, अच्छे से न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। जिस पर दोनों साथ में जवाब देते हैं, जी मॉम। लेकिन अगले ही पल उसकी माँ का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो फुकी ने भी तुम दोनों को परेशान तो नहीं कर रहा? जिस पर वो कहता है, फिलहाल तो नहीं, लेकिन हमने उसके अकाउंट्स और मूवमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। यह सुनते ही उसकी माँ गुस्से से कहती हैं, इस बार उसे पूरी तरह एक्सपोज करना पड़ेगा। पहले इनहेरिटेंस के टाइम पर मैंने बहुत सहा था, अब वो मेरे सन इन लॉ को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है और मेरी बेटी और फो ग्रुप पर भी नजर डाल रहा है।
क्या वो फैमिली के लोग सिर्फ डेकोरेशन बनकर रह गए हैं? जिस पर वो जल्दी से उन्हें काम करने की कोशिश करता है। मॉम, आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन वो गहरी सांस लेते हुए कहती हैं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस ये बात अंदर से बर्दाश्त नहीं हो रही। फिर वो दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम दोनों आराम से इन्वेस्टिगेशन करो, मैं यहाँ मेन हाउस में रहकर उस आदमी पर नजर रखूंगी, उसे कोई चाल चलने नहीं दूंगी। इसके बाद सिर्फ 3 दिन के अंदर ही फो वान थू की असिस्टेंट सारे एविडेंस कलेक्ट करके वापस राजधानी लौट आती है, जिस पर वो रिपोर्ट देते हुए कहती है, प्रेसिडेंट, सारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो चुकी है। वाइस प्रेसिडेंट फो ने लिन सिटी ब्रांच के फंड्स में गड़बड़ की है। उसने 300 मिलियन युआन अपनी पर्सनल डेट्स चुकाने में इस्तेमाल किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बाहर के कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर वेस्ट सिटी वाले कोर प्रोजेक्ट को हथियाने की भी प्लानिंग की है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि उसने सीक्रेटली आपकी कार के ब्रेक सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करवाई थी। वो एक्सीडेंट क्रिएट करना चाहता था। यह सुनकर उसे तुरंत प्रीवियस असिस्टेंट का कार एक्सीडेंट याद आ जाता है। अब उसे समझ आता है कि वो सब भी उसी आदमी की प्लानिंग थी। जिस पर फोवानथुर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, कल सुबह 10 बजे इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग अरेंज करो। अगले दिन बोर्ड मीटिंग शुरू होती है एंड फोवानथुर सबके सामने अनाउंस करती है, फो किन्ह वी ने अपनी पोजीशन का मिसयूज करके कंपनी फंड्स एम्बेजल किए हैं, साथ ही कंपनी प्रेसिडेंट की हत्या की कोशिश भी की है। सारे एविडेंस कंफर्म हो चुके हैं। आज से उसे उसके सारे पोजीशंस से रिमूव किया जाता है और लॉ के हिसाब से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। ये सुनकर फो किन्ह वी तुरंत गुस्से में चिल्लाने लगता है, ये सब झूठ है, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। जिस पर फोवानथु बिना एक्सप्रेशन बदले कहती है, तुम्हें फंसाया गया है या नहीं, इसका जवाब जज देगा। इसके बाद ये खबर ओल्ड मैंशन तक पहुंच जाती है, जिस पर सेकंड मैडम गुस्से में चिल्लाती है, फोवानथु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को अरेस्ट करवाने की? हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया। लेकिन तभी ओल्ड मैडम गुस्से में टेबल पर हाथ मारती हैं। उसने मेरी बेटी और सन इन लॉ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुमने और ड्रामा किया तो मैं तुम्हें भी इन्वेस्टिगेशन में घसीट दूंगी। इसके बाद पूरा मामला फाइनली सेटल हो जाता है। जिस पर फो वानथुर थकी हुई आवाज में उससे कहती है, अब आगे से कोई तुम्हें बली नहीं कर पाएगा। जिसके जवाब में वो मुस्कुराकर कहता है, ये सब तुम्हारी और मॉम की वजह से पॉसिबल हुआ है। फिर वो पूछता है, वैसे फो निम का क्या होगा? जिस पर फो वंथु कहती है, उसने शुरू से आखिर तक कुछ गलत नहीं किया, बल्कि सीक्रेटली अपने फादर को रोकने की कोशिश करता रहा। वो एक समझदार बच्चा है, इसलिए मैं उसे फो ग्रुप के बेस लेवल डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग शुरू करवाऊंगी। आगे वो अपनी एबिलिटी के दम पर आगे बढ़ेगा। यह सुनकर वो तुरंत कहता है, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया। इसके बाद वो फिर से यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेना शुरू कर देता है, जिस पर उसके कॉलेग्स और स्टूडेंट्स उसे देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। एक कॉलेग शर्मिंदा होकर कहता है, प्रोफेसर वैन, पहले मैंने गलतफहमी में आपके बारे में काफी उल्टा सीधा बोला था, प्लीज उसे दिल पर मत लीजिए। जिस पर वो मुस्कुराकर कहता है, कोई बात नहीं, हम सब कोलेग्स हैं, पुरानी बातों को भूल जाओ। यह सुनकर सामने वाला तुरंत राहत की सांस लेता है। फिर स्टूडेंट्स भी उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। प्रोफेसर वैन, आपकी टीचिंग इतनी इजी टू अंडरस्टैंड होती है, आप तो हमारे सेवर हो। प्रोफेसर वैन, जल्दी न्यू शॉर्ट वीडियोस अपलोड कीजिए ना, हम सब इंतजार कर रहे हैं। जिस पर वो हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा वीडियोस अपलोड करने की। इसके बाद शाम को फो वानथु उसे पिक करने आती है, जिस पर वो पूछती है, आज क्लासेस कैसी थी, बहुत टायर्ड तो नहीं हो गए? जिसके जवाब में वो मुस्कुराकर कहता है, सब बहुत स्मूथली हुआ, स्टूडेंट्स भी मुझे काफी पसंद करते हैं, मुझे बिल्कुल टायर्ड फील नहीं हो रहा। फिर फो वानथु को अचानक कुछ याद आता है, अभी रेनली का कॉल आया था, उसने वीकेंड पर हमें टेनिस खेलने बुलाया है, वांग यू भी आएगा। जिस पर वो एक्साइटेड होकर कहता है, ऑफ कोर्स जाएंगे, और इस बार तुम भी मेरे साथ खेलोगी, मैं खुद तुम्हें सिखाऊंगा, एक बार सीखोगी तो तुरंत समझ जाओगी। यह सुनकर फो वानथु हल्का मुस्कुरा देती है, ठीक है, इस बार सब तुम्हारी बात मानूंगी। इसके बाद वीकेंड पर दोनों रेन लई के घर पहुंचते हैं, जिस पर वांग यू उन्हें देखते ही कहता है, ब्रोदर इन लॉ, आखिर तुम दोनों आ ही गए। मैंने आपका टेनिस वाला वीडियो देखा था, व्यू बहुत हाई थे, आप सच में अच्छा खेलते हो। जिस पर वो हंसते हुए कहता है, बस फन के लिए खेलता हूँ, कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ। फिर वांग यू मजाक करते हुए कहता है, अब तो आप इंटरनेट सेलिब्रिटी टीचर बन चुके हो, अगली बार वीडियो शूट करो तो मुझे भी साथ लेना। जिस पर वो जवाब देता है, जब चाहो आ जाना, बस मेरे साथ प्रैक्टिस करने का टाइम निकालना पड़ेगा। इसके बाद एक रात दोनों ओल्ड मैंशन में डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक ओल्ड मैडम चॉपस्टिक्स नीचे रख देती हैं। जिस पर वो सीरियस होकर कहती हैं, मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात करनी है। फिर वो सीधे अनथान की तरफ देखकर कहती हैं, तुम दोनों की शादी को आधे साल से ज्यादा हो गया है, रिलेशनशिप भी इतना अच्छा है, तो क्या अब मुझे जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड गोद में लेने का मौका नहीं मिलेगा? मैं पूरे दिन घर में खाली रहती हूँ, बस बच्चों की देखभाल करना चाहती हूँ। यह सुनकर वो थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है, मॉम, ये सब नेचुरली होने दीजिए। लेकिन ओल्ड मैडम तुरंत कहती हैं, नेचुरली क्या, मैं तो रोज इंतजार कर रही हूँ कि कब मुझे ग्रैंड चाइल्ड देखने को मिले, मैं खुद उन्हें हेल्दी और चबी बनाकर बड़ा करूंगी। यह सुनकर फो वानथुर शर्म से उसकी तरफ देखने लगती है और उसके दिमाग में फ्यूचर इमेजिनेशन चलने लगती है। फिर सीन बदलता है, जिस पर अचानक फो
वान तो एक्साइटेड होकर उसके सामने रिपोर्ट लेकर आती है। अनथान, देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि 6 वीक्स हो चुके हैं। यह सुनते ही वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है। फिर अगले ही पल खुशी से उसकी आंखें चमकने लगती हैं। सच में मैं फादर बनने वाला हूँ। और ओल्ड मैडम भी खुशी से लगभग रो पड़ती हैं। मैं फाइनली ग्रैंड मदर बनने वाली हूँ। इसके बाद मैंशन पूरी तरह एक्साइटमेंट से भर जाता है। वांतु को सॉर फूड चाहिए या स्वीट? किचन जल्दी प्रिपेयर करो। अंथन, तुम भी ध्यान रखना, अगर रात में उसे भूख लगे तो तुरंत किचन बुलाना। फिर एक रात फोवंथु कहती है, अंथन मेरे पैरों में सूजन आ गई है, जिस पर वो तुरंत उसके पास बैठकर कहता है, मैं मसाज कर देता हूँ। यह सुनकर वो धीरे से कहती है, धीरे करना। कभी वो रात में भूख लगने की बात करती है तो वो तुरंत उठकर उसके लिए वोंटन बनाने किचन चला जाता है, जिस पर फो वांथु उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये सब ट्रबलसम नहीं लगता? लेकिन वो बिना सोचे जवाब देता है, नेवर, तुम और हमारा बच्चा मेरी जिंदगी का सबसे प्रेशियस ट्रेजर हो। इसके बाद आखिरकार फोवांथु सेफली ट्विंस को जन्म देती है, एक बेबी बॉय जिसकी आंखें बिल्कुल उसकी तरह थीं, और एक बेबी गर्ल जो बिल्कुल फोवांथु जैसी लगती थी, इतनी क्यूट जैसे जैड से बनी डॉल हो। जिस पर वो इमोशनल होकर कहता है, देखो इन्हें, ये दोनों हम दोनों जैसे लग रहे हैं। यह सुनकर फोवांथु की आंखों से तुरंत आंसू गिरने लगते हैं। सच में हमारे बच्चे कितने खूबसूरत हैं। इसके बाद ओल्ड मैडम दोनों बेबीज को गोद में लेकर खुशी से कहती हैं, बहुत अच्छा, आखिर हमारी फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन आ गई। फिर पूरा फो फैमिली मैंशन सेलिब्रेशन में बिजी हो जाता है। उसी दिन ग्रैंड बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिस पर गेस्ट्स बच्चों को देखकर कहते हैं, ये बेबीज कितने क्यूट हैं, हमें 2 दिन के लिए घर ले जाने दो ना। यह सुनकर बाकी लोग हंसने लगते हैं। फिर वो धीरे से फो वांथु का हाथ पकड़ता है और दोनों सामने चल रही वार्म और लाइवली फैमिली गैदरिंग को देखते रहते हैं, जिस पर फो वांथु धीरे से कहती है, अनथान, थैंक यू, तुमने मुझे इतना कंप्लीट फैमिली दिया। लेकिन वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। वांथु, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। रात गहराने लगती है, जिस पर दोनों बच्चे अपने छोटे से क्रैडल में चैन से सो रहे होते हैं। कमरे में हल्की वार्म लाइट फैली होती है और पूरा माहौल बेहद पीसफुल लग रहा होता है, जिस पर फो वांथु धीरे से उसके कंधे पर सिर रखकर पूछती है, आनथान, क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? यह सुनकर वो बिना एक पल सोचे हल्की स्माइल के साथ कहता है, हाँ हमेशा, इस जिंदगी में ये कभी नहीं बदलेगा। फिर वो दोनों अपने सोते हुए बच्चों को देखते रहते हैं। हेल्दी पेरेंट्स, सुरक्षित और खुश बच्चे और एक दूसरे का साथ, बस यही सिंपल लेकिन सबसे खूबसूरत जिंदगी थी। जिस पर वो मन ही मन सोचता है कि पेरेंट्स हेल्दी रहें, बच्चे सुरक्षित बड़े हों और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। एक ऐसी जिंदगी जो शांति, वार्मथ और एंडलेस प्यार से भरी हो, आसमान में चमकते स्टार्स की तरह जेंटल और खूबसूरत। यही तो वो लाइफ है जिसकी उसने हमेशा से चाहत की थी।